हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे YouTube नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आज से हम इस वीडियो में स्पोर्ट्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। 3 पार्ट में पूरा स्पोर्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे हम। ये वीडियो हम जल्दी भी बना सकते थे, लेकिन मुझे इंतज़ार था कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए, उसके सारे डाटा भी हम इसमें कवर कर सकें और पूरी तरह इसको करंट अफेयर्स से अपडेट कर लें, इसलिए इसको थोड़ा सा लेट किया है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करके आइए हमारे मूल सिलेबस पे आते हैं। हमारे MPPSC प्री में जो सिलेबस दिया हुआ है वो 8वीं यूनिट में स्पोर्ट्स को दर्शाता है। 8वीं यूनिट में जो सिलेबस है उसमें 4 बातें लिखी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं। ये 3 जो पैटर्न है या 3 जो चीज़ें हैं ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है या करंट अफेयर्स को दर्शाती हैं। और ये जो अगली लाइन है, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, ये स्पोर्ट्स के लिए है। अब हम जब भी कुछ पढ़ें तो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले आप एनालिसिस करें, सबसे पहले हमें एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने का बेस होगा आज तक एग्जाम में आए हुए प्रश्न। आज तक जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2019 के बाद, तो 3 पेपर हो चुके हैं। 2020 का MPPSC प्री हुआ है, 21 हुआ है और 22 हुआ है। तीनों पेपर में जो एग्जाम से प्रश्न आए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हम इनको एनालिसिस करते हैं। पहला प्रश्न जो 2020 में पूछा था वो था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब थोड़ा हम सिलेबस पे नजर डालते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ था भारत एवं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं एवं खेल प्रतियोगिताएं पुरस्कार। यहाँ कहीं पे भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 20 के एग्जाम का पहला ही प्रश्न जो है वो इस रूप में आया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अर्थात इससे एक बात क्लियर हो जाए सबको कि हमें भारत का स्पोर्ट्स, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी स्पोर्ट्स पढ़ना है। इस क्वेश्चन से ये क्लियर होता है। इसका आंसर हमें याद है, लुसान है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता। ये भी इंटरनेशनल से पूछा गया प्रश्न है। तो 2020 में दूसरा प्रश्न जो पूछा, याद है हमें, कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को कम पढ़ते हैं, लेकिन हम आज एनालिसिस से समझेंगे कि एग्जाम में कितना आता है और हमारे लिए कितना काम का है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। द्रोणाचार्य, क्योंकि प्रशिक्षकों को यही दिया जाता है। अर्थात हमें एक बात समझ में आ जाए कि करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें स्टैटिक डाटा भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का तो नहीं है और ना तो पिछला प्रश्न जो कर्णम मल्लेश्वरी वाला था वो था करंट अफेयर्स का। इससे ये बात सबको क्लियर हो कि स्पोर्ट्स जो है वो स्टैटिक, मतलब जो मूलभूत स्पोर्ट्स है वो भी हमें पढ़ना है और उसका करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसको 8वीं यूनिट में, जो करंट अफेयर्स वाली यूनिट है उसमें होने के कारण ये कहते हैं कि करंट अफेयर्स से आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात समझ आ रही है। और आगे बढ़ते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी अर्थात संस्थाएं। तो मध्य प्रदेश में जितनी संस्थाएं, भले वो करंट अफेयर्स में आई हो या ना आई हो, हमें याद करनी पड़ेगी। आंसर जबलपुर है। ये 4 प्रश्न जो है वो 2020 के पेपर में थे। तो इससे एक बात ये समझ में आ जाए कि 2020 में 4 प्रश्न एग्जाम से पूछे गए थे, स्पोर्ट्स सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अब 2021 के पेपर में जो प्रश्न आए उन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। पूरा करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न है। आंसर होगा निशानेबाजी, शूटिंग। अब ऐसे प्रश्न करंट अफेयर्स वाले हैं। दूसरा प्रश्न जो 2021 में पूछा गया, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं।
सबको पता है उस टाइम पे विवेक सागर का नाम थोड़ा फेमस हुआ, ओलंपिक में इनने पदक जीता था। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो 2020 और 21 की एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं वो पूरे करंट अफेयर्स से थे। अब हम 2022 के एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करते हैं। यहां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 4 कप हैं या 4 कप और ट्रॉफीज के नाम हैं और उनके खेल के नाम हैं। इनमें सारे खेल और कप का ट्रॉफी याद रहेगा तो ही आप आंसर कर पाओगे। जैसे रंगास्वामी जो है वो हॉकी से संबंधित है, ये हॉकी का कप है, तो अब इसे जो हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है कि एक ऑप्शन किसमें सही नहीं है, यहाँ एक ऑप्शन, तो अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो इस सरल तरीके से ही ऐसे प्रश्नों का आंसर ढूंढूंगा, क्योंकि हो सकता है इन 4 में से एक आधा कठिन हो, वो मुझे ना आए। तो हम यहाँ ये प्रयास करें कि जो एक हमें याद है उसके बिहाफ पर आंसर देने की कोशिश करें। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार पूछा? तो अब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। लियोनेल मेसी ने जीता था गोल्डन बॉल। आगे हॉकी के खेल के लिए 2020, अब सोचिए 22 का पेपर है, 2020 के अवार्ड पूछ रहा है। में लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो हमें उस टाइम जो करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे तो उसी से ये कवर हो जाता, याद रखना था। ऐसे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब थोड़ा एनालिसिस समझते हैं। एनालिसिस किस बिहाफ पर समझा जाए? हमें पहले याद हो कि 2020 की जो एग्जाम थी उसमें 4 प्रश्न आए, 2021 की जो एग्जाम हुई उसमें 2 प्रश्न आए और 2022 की जो एग्जाम हुई उसमें फिर 3 प्रश्न आए। इससे ये बात क्लियर हो जाएगी 3 या 4 प्रश्न एग्जाम में आने हैं, या तो 4 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे, क्योंकि अब अगर बढ़ रहा है कम हो रहा है तो क्योंकि यहाँ तो 2 था तो फिर 3 हुआ, तो फिर आगे हो सकता है और बढ़े। तो अब 4, क्योंकि करंट अफेयर्स में अभी स्पोर्ट्स ज्यादा है इसलिए स्पोर्ट्स अब बढ़ने के चांस है। वैसे भी पीएससी हमेशा थोड़ा नया करने की कोशिश करती है, तो वो नया इन तरीकों से कर सकती हैं कि जो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पर्यावरण हुआ, जैसे हमारे आयोग वाले जो यूनिट हुआ, या हमारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट हुआ, या हमारा स्पोर्ट्स वाला पार्ट हुआ, इन पार्ट्स को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो पेपर थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे इनको बहुत कम पढ़ते हैं। ऐसे तरीके एमपीपीएससी यूज़ करता है पेपर को टफ बनाने के लिए, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। इतना एनालिसिस करने से हमें ये समझ में आ जाए कि स्पोर्ट्स को हमें स्टैटिक अर्थात जो मूलभूत आंकड़ा है वो भी पढ़ना है और जो करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ना है। इसी क्रम में मैं 3 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा स्पोर्ट्स कवर कराऊंगा। 4 या 5 घंटे के 3 वीडियो रहेंगे जिसमें हम पूरा स्पोर्ट्स कवर करेंगे और गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 5 जो नंबर हैं हमारी एग्जाम के वो अब हमारे हाथ में रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के जो पुरस्कार हैं और मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार हैं वो पढ़ने वाले हैं। भारत में जो स्पोर्ट्स के पुरस्कार हैं वो मूलभूत 3 हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, याद रहे। इससे पहले राजीव गांधी पुरस्कार भी कहा जाता था, अभी हम देखेंगे कब बदला गया। दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार और एक द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं। ये पुरस्कार जो है वो 1991 में शुरू हुआ और पहली बार 1992 में दिया गया। अब यहाँ फोकस करना है 1991 और 91 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है और जब ये दिया जाता है तो वो वर्ष 92 था। तो अब हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार राजीव गांधी पुरस्कार कब आया या कब स्थापित किया गया, तो आंसर 91 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में या भारत में पहली बार राजीव गांधी पुरस्कार कब दिया गया, तो आंसर 92 हो जाएगा। अब अलग अलग किताबों से हमें घबराना नहीं है। इस अवार्ड का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, यह हमें याद है, और अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। यह कब हुआ है? 2021 में हुआ है या 21 से एप्लीकेबल हुआ है। इसकी शुरुआत या स्थापना हमने पढ़ ली। इसके तहत दी जाने वाली राशि पे आते हैं। देखिए, जब ये राजीव गांधी के नाम से था तो राशि 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, जो 2021 में बढ़कर 25 लाख रुपए हो चुकी। याद रखिएगा, अब वर्तमान में
25 लाख रुपए की राशि जो है वो इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। 2016 में इसके लिए नियम बनाए गए थे कि किन नियमों के आधार पर यह दिया जाएगा। आगे हम इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ करके अध्ययन करेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे इस बात को। अगला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। 15 लाख रुपए की राशि इसके तहत दी जाती है और इसके तहत जो खिलाड़ी होते हैं, खेल के स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार के दो भाग हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम और द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल द्रोणाचार्य। तो ये जो प्रशिक्षक होता है उसको दिया जाता है और लाइफ टाइम उस व्यक्ति को दिया जाता है जो खेल में अपना पूरा जीवन देता है और प्रशिक्षक के रूप में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है। इसकी स्थापना भी 1985 में हुई थी। जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम है उसके तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि केवल द्रोणाचार्य के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है और ये जीवन पर्यंत योगदान देने वाले प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अब इसको हम एक बार शॉर्ट में याद कर लेते हैं। 2022 या 2023 में हमारे लिए क्या काम का है उस पर भी फोकस कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होगा। खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है या खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भी आंसर मेजर ध्यानचंद ही होगा, वहाँ अर्जुन नहीं लगाना है। ये जरूर खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो ये भी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 कैसे याद रखेंगे, तो राजीव गांधी की हत्या की गई थी 1991 से, इससे याद कर सकते हैं। अर्जुन, अब इसको याद करने के लिए आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए। इस 9 को उल्टा कर दिया तो 6 बना। तो 1961 में हमने अर्जुन अवार्ड की स्थापना कर दी या अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हो गई। ऐसे ही द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1984 में हुई और पहली बार ये 85 में दिया गया, हमें याद रखना है। 84, 85 ये दोनों साल सही है, लेकिन 84 में घोषणा होती है, 85 में पहली बार दिया जाता है। अब हम नए डाटा पे आते हैं कि नए वर्ष 2023 में कितने सदस्यों को मिला। देखिए, ये एक व्यक्ति को मिलता है 2023 में और उस एक व्यक्ति का नाम है शरद अचल कमल। ये याद रखिएगा। ये हम आगे इस व्यक्ति को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। 1961 में से जो अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ, ये 2023 में 25 लोगों को दिया गया है। आगे 1985 में जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसकी 2 कैटेगरीज हैं। ये दोनों कैटेगरीज में 4-4 लोगों को दिया गया है। अब एक कंफ्यूजन वाली बात, ध्यानचंद पुरस्कार, एक पुरस्कार और है जिसे हम ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। ये ध्यानचंद पुरस्कार और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में क्या अंतर है। देखिए, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है, जबकि 2002 से एक अवार्ड और शुरू किया गया था जिसे हम ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। ये पूरा खेल रत्न के रूप में या ओवरऑल उपलब्धि के लिए दिया जाता है, जबकि ध्यानचंद अवार्ड जो है ये हॉकी के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति के आधार पर दिया गया है। इसकी शुरुआत जो है 2002 में हुई थी और ये भी 4 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार और हैं, वो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये जो 25 सदस्य हैं इनको हम याद भी करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं एक पृथक से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 25 बहुत बड़ी संख्या है। जब हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इनमें से अगर कोई मध्य प्रदेश में होगा तो उस व्यक्ति के बारे में डिटेल हमें याद रखना रहेगा। इस पुरस्कार से इतने ही डाटा में से कोई प्रश्न आने के चांस है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा 2 पुरस्कार और हमें याद रखने हैं। पहला पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाती है, या जो देश के विश्वविद्यालय हैं वहाँ स्पोर्ट्स गतिविधि में जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अच्छा खेलते हैं उनके लिए एक ट्रॉफी का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत 1956-57 से हुई थी और 2023 में जो ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार अमृतसर के गुरु नानक विश्वविद्यालय या गुरु नानक विश्वविद्यालय को दिया गया है। ये याद रखना है हमें। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 ये कॉरपोरेट संस्थाओं या संस्थाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है। याद रखेंगे आप सब लोग कि संस्थाओं को दिया जाने वाला खेल पुरस्कार या संस्थाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और ये 2023 में 3 संस्थाओं को दिया गया है। अब वो 3 संस्थाओं के नाम आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संस्थाओं को दिया जाता है ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें याद रखना है। अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार याद कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये तो हमें पूरी तरह याद करना है, भले ही कोड बनाकर याद करना पड़े। भारत के पुरस्कार में तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम केवल मध्य प्रदेश के प्लेयर याद कर लें, लेकिन यहाँ हमें याद करना रहेगा। और चाहे तो आप सिलेक्ट करके उसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें स्पेशली याद रख सकते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद में से जो क्रिकेट वाले प्लेयर्स हैं उनका याद कर लें आप। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, याद कर सकते हैं। ऐसे ही 2007 में जो ये पुरस्कार हैं ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। ऐसे ही 2018 में जो ये पुरस्कार हैं ये विराट कोहली को दिया गया था। ऐसे ही 2020 में ये पुरस्कार जो है वो रोहित शर्मा को दिया गया था। अर्थात क्रिकेट के क्षेत्र में ये 4 सदस्यों को मिल चुका है, 4 खिलाड़ियों को मिल चुका है, क्योंकि क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप चल रहा था, खूब करंट अफेयर्स में बातें रही है, इसलिए ऐसी चीजें हमें यहाँ कवर कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, हम मध्य प्रदेश के पुरस्कार याद करते हैं, ये हमें पूरी तरह याद करने हैं और याद कराने की जिम्मेदारी पूरी मेरी होगी। आपको बस एक कमेंट करना है कि याद क्या करना है या क्या याद नहीं हो रहा है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करके आपको कोड बनाकर वो याद कराने की कोशिश करूंगा। और ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF अवेलेबल होगा। इसकी स्थापना कर, अब हम सारे पुरस्कार जो मध्य प्रदेश के हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में खेल के लिए एक एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट और प्रभाष जोशी पुरस्कार, ऐसे 5 खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इन 5 खेल पुरस्कार में याद रखिएगा जो सबसे बड़ा पुरस्कार या खिलाड़ियों को दिया जाने वाला है वो विक्रम पुरस्कार है। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो विक्रम पुरस्कार है। अगर यही प्रश्न इस रूप में पूछा जाए कि प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, तो वो आंसर विश्वामित्र हो जाएगा। इनकी पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए एकलव्य पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। विक्रम पुरस्कार क्योंकि सबसे बड़ा है तो पहले स्टार्ट होगा, 1990 में शुरुआत हुई थी। विश्वामित्र पुरस्कार 1994 में, अर्थात एकलव्य और विश्वामित्र दोनों साथ में हुए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ था और प्रभाष जोशी सम्मान जो है वो 2013 में शुरू हुआ था। एकलव्य पुरस्कार जो है वो 19 वर्ष की आयु से कम के खिलाड़ी, अर्थात ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये ऐसे ही विक्रम जो है वो सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र जो है वो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट जीवन पर्यंत किसी खेल में अपना योगदान देने के लिए दिया जाता है। और मलखम जो है वो मलखम के क्षेत्र या प्रभाष जोशी सम्मान मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। इस पुरस्कार के तहत 2021 से पहले जो राशि दी जाती थी वो 50,000 थी, जिसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। तो याद करना बड़ा आसान है, एकलव्य को 1 लाख, बाकी सबको 2 लाख। कैसे याद करेंगे? एकलव्य को 1 लाख, बाकी सबको 2 लाख। तो बाकी सारे पुरस्कार में जो वर्तमान में राशियां हैं वो भले प्रभाष जोशी सम्मान हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, विश्वामित्र हो या विक्रम अवार्ड हो, सब में जो राशि है वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है? 2 लाख रुपए कर दिए। एकलव्य में 1 शब्द शामिल है तो 1 लाख है, इससे याद रख लेना है। अब हम आते हैं 2023 में करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में क्या बातें पूछी जाएंगी कि एकलव्य पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो ये टोटल 11 लोगों को दिया गया है 2023 में। जो विक्रम पुरस्कार है वो 10 लोगों को दिया गया है, 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। ऐसे ही विश्वामित्र जो है वो 1
शिक्षक को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी एक प्लेयर को दिया गया, एक व्यक्ति को दिया गया है, और मलखम का जो प्रभाष जोशी सम्मान है ये किसी को भी नहीं दिया गया है, ये याद रखना है हमें। अब हम इन प्लेयर्स के नाम याद करना शुरू करते हैं कि एकलव्य जो 11 लोगों को दिया गया ये 11 कौन कौन है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एकलव्य याद करा देता हूँ, विक्रम आप अपने मन से याद करेंगे। एकलव्य को याद करने के लिए मैंने अपने खुद के लिए एक कोड बना रखा है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, इससे हम सब लोगों को ये याद कर लेना है। तो एक लाइन बनाई हुई है कोड के रूप में, इंद्रजीत की आज्ञा से, इंद्र भगवान है, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक, ये 2 लड़के हैं, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से, कौन सी तरीके से, सौम्य रीति से पलक झपकते ही खुशबू बिखेरी। क्या किया है, बहुत सरल सा कोड है, याद करेंगे, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से पलक झपकते ही खुशबू बिखेरी। क्या किया है, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से पलक झपकते ही खुशबू बिखेरी। जिससे क्या हुआ, जिससे अमन की जो आशा थी वो आस्था में बदल गई, अमन की आशा आस्था में बदल गई। ये कोड है हमारा। इससे आपको सारे के सारे एकलव्य पुरस्कार याद हो जाने हैं। हम देखते हैं, इंद्रजीत से याद हो जाएगा इंद्रजीत, आज्ञा से हमें याद हो जाएगा प्रज्ञा सिंह। तो 2 नाम याद हो गए, इंद्रजीत और आज्ञा से प्रज्ञा, अर्थात प्रज्ञा सिंह। आगे दीपेश और अभिषेक ने, तो दीपेश लश्करी और अभिषेक परिहार, ऐसे हमें याद हो जाए। अगला सौम्य रीति से, तो सौम्या तिवारी और रीति का दांगी, ऐसे 2 नाम हमें और याद हो जाए। सौम्य रीति से पलक झपकते ही, तो पलक से पलक शर्मा, पलक झपकते ही क्या कर दिया था, खुशबू बिखेरी थी, तो खुशबू, ये 2 नाम याद हो जाएंगे, पलक और खुशबू। अमन की आशा आस्था में बदल गई, तो अमन सिंह विष्ठ, आशा चौकसे और आस्था दांगी, ऐसे हमें 11 नाम याद करने हैं। हो सकता है कि आपको ये कोड पसंद ना आए तो आप दूसरे तरीके से याद करिएगा, और ना आए तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं और अच्छे तरीके से या और अलग तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन सफिशिएंट है, ये 11 नाम हमें याद रखने हैं। इससे रिलेटेड बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, हमें यह भी याद रखना है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है। तो एक वीडियो में स्पेशली बनाऊंगा मध्य प्रदेश के प्लेयर्स, लेकिन उसमें ये सारे नहीं पढ़ेंगे, इनमें से जो और इम्पोर्टेंट होंगे वो पढ़ेंगे हम, अन्य खेल से संबंधित भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें याद रख लेना है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है। तो इंद्रजीत नागर जो है वो संबंधित हैं मलखंभ से। अब देखिए, इंद्र सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो इंद्र क्या करेगा, मलखंभ करेगा, याद रख लीजिएगा। ऐसे 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करना है जिससे हमें याद रह जाए। आगे प्रज्ञा क्या करती है, प्रज्ञा फेंसिंग खेलती है। क्या खेलती है, ये फेंसिंग खेलती है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए, आज्ञा नहीं मानोगे तो फंस जाओगे, आज्ञा अभी हमने याद किया था ना, आज्ञा नहीं मानोगे तो फंस जाओगे, फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी एमपीपीएससी प्री, मतलब पास नहीं होने वाले हो, तो आज्ञा मान लो मेरी, इसलिए आज्ञा से क्या फंस गए, तो फेंसिंग, आज्ञा ने मान ली तो फंसोगे नहीं। अगला है दीपेश लश्करी क्या खेलता है, जिम्नास्टिक। देखिए, लश्करी मतलब लश्करी शब्द से हमको जिम्नास्टिक को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, लश्करी माने जो खाना बनता है ना, बहुत लाजवाब बन गया, लजीज बन गया, तो दिनेश ने लश्करी, मैं दीपेश की जगह दिनेश कर देता हूँ, मेरा नाम है, दिनेश ने लाजवाब खाना बनाया जिमने के लिए, जिम्नास्टिक के लिए, याद हो जाएगा। अभिषेक परिहार है सॉफ्ट टेनिस, याद रखना, अभिषेक परिहार क्या खेलता है, सॉफ्ट टेनिस खेलता है। सौम्या तिवारी ये क्रिकेट खेलती है, याद रख लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, हमें याद रह जाए। मैं एक वीडियो में इनके सबके बारे में डिटेल भी बताने वाला हूँ कि किस जिले से संबंधित हैं, वहाँ हम इनके फोटो भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ इतना याद कर लेते हैं। रीतिका दांगी क्या करती है, सेलिंग करती है। पलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पलक शर्मा तैराकी से संबंधित है, मतलब पलक झपकते ही तैर जाती है, कितना पलक झपकते ही तैरने लगती है, तैर जाती है, और ये इंदौर की है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुशबू जो है वो
अब देखो, आपको आपके पास कोई आता है और उससे खुशबू आने लगती है तो आप हाँ कर लेते हैं ना, उसकी हर बात में खुशबू से हम थोड़ा मोहित हो जाते हैं, हाँ हाँ करते हैं। तो खुशबू से हाँ की, हाँ की, हमने उसकी हर बात में हाँ की। आगे अमन, अमन सिंह विस्ट, अमन सिंह क्या करते हैं, विस्ट बॉक्सिंग करते हैं। आशा, आशा चौक से शूटिंग करती है ना, आशा मत रखिएगा नहीं तो शूट हो जाओगे। आस्था, आस्था काइकिंग, क्याकिंग, कैनोइंग खेल खेलती है। ऐसे हमें हर प्लेयर के खेल भी याद रखने हैं, उनके जिले भी याद रखने हैं, और वो किस अवार्ड मिला है उनको या कौन सा अवार्ड मिला है ये भी याद रखना है। देखिए पिछले एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इन 4 में से किसे द्रोणाचार्य नहीं मिला, तो वो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट में वहाँ अगर आपको सारे प्लेयर्स याद होंगे तो ही आंसर कर पाओगे, इसलिए ये सारे प्लेयर याद करना जरूरी है। हम ऐसे ही बाकी के सारे प्लेयर्स याद कर लेंगे। विक्रम अवार्ड के भी सारे खिलाड़ी आपको याद करने हैं। ये पहले अब आप याद करेंगे, नहीं तो फिर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको ये याद कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। राजू सिंह, राजू सिंह क्या खेलते हैं, घुड़सवारी। तो राजू है ना, ये राजू है इसलिए घोड़े पे बैठ गया है। आदित्य दुबे, अब देखो सॉफ्ट टेनिस खेलता है, हमें 2 चीजें लिंक करनी है तो मैं लिंक करने का तरीका बता रहा हूं। दुबे मतलब थोड़ा सा दबेगा, जो सॉफ्ट चीजें वो तो दबेगी, जो कठोर होगी वो थोड़ी ना दबेगी। अगला है नीतू वर्मा, नीतू वर्मा क्याकिंग कैनोइंग खेलती है। भूरक्षा तो नाम ही स्पेशल है। वुशु खेल भी स्पेशल है। प्रगति दुबे, प्रगति क्या करती है, शूटिंग करती है, मतलब शूटिंग करने से प्रगति हो जाती है। सुबोध चौरसिया सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं। आवेश खान क्रिकेट से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, याद रखना है हमें। नीरज राणा हॉकी से संबंधित है। धनंजय दुबे टेनिस से संबंधित है। राजवीर सिंह टेनिस से संबंधित है। अगर ये प्लेयर आपको याद नहीं होते हैं तो आप मुझे एक कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में आपको ये याद कराऊंगा। अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको प्लेयर्स के नाम, उनके खेल और उनके जिले, जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है उनके जिले भी याद करने हैं। तो ऐसे हम सारे प्लेयर्स याद कर लेने वाले हैं, ऐसे हमें सारे पुरस्कार याद कर लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये सारे अवार्ड्स याद कर लेंगे। इसके आगे हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी याद करने हैं, अब स्पेशल टॉपिक्स भी याद करने, उन पे चलते हैं। अब एक ही प्लेयर को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो हमें ऐसे ही याद रह जाए। अनिल धूपर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, मलखम किसी को मिला ही नहीं है तो वो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, ये सारे अवार्ड्स हमें याद करने हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अलग अलग गेम्स, या नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अदर गेम्स, या सारे गेम्स में या सारे खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मैं ये कोड बनाकर आपको याद कराता हूँ। कोड हमने छोटा सा बना रखा है, बास्केट वाली नेट लेकर जिमने बैट। क्या लिखा हुआ है, बास्केट वाली नेट लेकर जिमने बैट। ये छोटा सा क्वेश्चन एक हमने कोड बना लिया। देखिए अभी बहुत सारी शादियां होने वाली हैं, तो शादियां का मुहूर्त शुरू होने वाला है। उन शादियों में हम खाना खाने के लिए जाते हैं, जिमने के लिए जाते हैं। जिमने के लिए कुछ कुछ लोग जाते हैं तो अपने साथ बास्केट भी लेकर चले आते हैं, और वो बास्केट को ढकने के लिए ऊपर से नेट लगा लेते हैं। ये उसी पर बेस्ड कोड है। तो बास्केट वाली नेट लेकर जिमने बैट, यहाँ लेकर शब्द को हटाकर बाकी सबका मीनिंग है, आपको केवल गिनती याद रखनी है। बास्केट से बास्केट बॉल बन जाएगा, क्या है, बास्केट बॉल। ये बास्केट बॉल जो खेल है इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल, इसमें वॉल लगा लो, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। नेट बॉल, नेट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं, नेट बॉल में 7 प्लेयर होते हैं। ऐसे ही जिम्नास्टिक, क्या है, जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। और बैट मतलब बेस बॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। तो ऐसे हमें ये प्लेयर्स याद हो जाने चाहिए। अगला वाला याद करते हैं खो खो। कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत सारे लोग तो इसको खेलते होंगे तो उन्हें याद होगा। मान लीजिए कि आप एक खेल खेल रहे हैं और उस खेल को खेलते खेलते बीच में कोई तीसरा पर्सन आकर कहता है कि मुझे भी खिला लीजिए, और वो बीच में खो खो करने लगता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, नो नो, हम नहीं खिलाएंगे, नो नो। तो इस नो को ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं दोनों टीम में। आगे बढ़ते हैं, एक खेल होता है सेपक। क्या खेल होता है, सेपक, अफगानिस्तान में खेला जाता है। तो सेपक में 3 प्लेयर होते हैं। ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए डाला है मैंने, मैं सारे देशों के नहीं डालने वाला हूँ।
आगे एक खेल होता है पोलो। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4। तो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 4। ऐसा है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो तो अभी देखिए पोलो में कितने प्लेयर थे? 4, क्योंकि 1 2 3 4 हो रहा था। तो ऐसे ही हिंदी में वाटर लिख लीजिए। वाटर पोलो में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो वाटर पोलो में कितने हो जाएंगे? 7 प्लेयर होते हैं। ऐसे ही लेक्रोसो। अब देखो क्रॉस नहीं किया तो 12 बच जाएगी। तो लेक्रोसो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7। कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, इसलिए कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, याद रखना है। और आइस हॉकी में 19। अब यहां थोड़ा स्पेशली है, आइस हॉकी में इसके साथ लिख देता हूं। देखिए क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, हमें याद है ये। तो हॉकी का जो अपडेट वर्जन है उसमें उससे ज्यादा होंगे। हॉकी में अगर 11 हैं तो आइस हॉकी में 19 होंगे। कितने होंगे? 19 प्लेयर होंगे। ऐसे ही फुटबॉल में अगर 11 हैं तो रग्बी फुटबॉल उसका और बड़ा वर्जन है, तो रग्बी में 15 प्लेयर होंगे। ऐसे इसको बड़े आसान तरीके से याद किया जा सकता है। तो हमने कोड बना बनाकर जैसे तैसे हमें याद कर लेना है। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे इस विधि से इसको याद करेंगे तो आसानी से ये याद रहेगा, बार बार रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 1 नंबर भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसलिए ये सब याद कर लें। अब छोटे छोटे खेल पे आते हैं। देखिए कैरम, टेबल टेनिस, स्क्वाश, टेनिस और बैडमिंटन, इन सब में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। ऐसे ही जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, मुक्केबाजी और कुश्ती, ऐसे खेल जिसमें लड़ाई होती है, मारना पड़ता है किसी को। देखो जूडो में भी मारते हैं, कराटे में भी मारते हैं, ताइक्वांडो में भी, मुक्केबाजी में भी, कुश्ती में भी, इन सब में मारते हैं किसी न किसी को। तो उनमें केवल 1 प्लेयर होता है। तो यहाँ 1 और 2 और यहाँ 1 क्यों लिखा है? क्योंकि इनके डबल्स वर्जन भी चलते हैं, इनमें डबल्स का वर्जन भी होता है, जबकि यहाँ केवल 1 ही व्यक्ति खेलता है। अब ये जो हमने एक प्लेयर्स की संख्या याद की है, ये एक टीम में जो प्लेयर्स की संख्या होती है वो याद की है, याद रखिएगा। ऐसे हमने एक टॉपिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय खेल, कि विश्व के जो विभिन्न देश हैं, विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं वो हम याद कर लेते हैं। वो भी मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता है, हॉकी। लेकिन यहाँ एक बात स्पेशल याद रखो कि भारत के गजट में आज तक कभी भी भारत के खेल को हॉकी के रूप में नामित नहीं किया गया है, याद रखिएगा। कहीं पे भी लिखित रूप में ये नहीं है कि भारत का खेल हॉकी है या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 2020 में एक स्टूडेंट ने हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहाँ RTI लगाकर ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आंसर मिला कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का मान्यता प्राप्त खेल कौन सा है? वो आंसर होगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान आजकल हमसे बहुत डरा हुआ है, तो वो हमारी हर बात में हाँ करता रहता है। तो वो हाँ करता रहता है, इसलिए उसका खेल भी हाँ की, उसने हमारी हर बात में हाँ की, ऐसे याद हो जाएगा। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान से घिरा हुआ है, भारत से घिरा हुआ है और उधर रूस से घिरा हुआ है, मतलब बहुत सारे देशों से आपस में घिरा हुआ है। तो उसको कस दिया इन लोगों ने, तो उसका खेल राष्ट्रीय पुजका खशी। क्या नाम है? बुजका खशी। अगला याद रखेंगे तुर्की। तुर्की में घुड़सवारी। तुर्किस्तान देश का नाम है। तुर्किस्तान में घोड़े से सवारी कर लो, याद कर लो। किस स्थान में करनी है घुड़सवारी? घुड़सवारी कर लेनी है तुर्किस्तान में। ईरान। ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। क्या है? कुश्ती। तो ईरान कहीं पे भी कुश्ती करने लग जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ईरान बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुश्ती करता ही रहता है। इराक। इराक का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल, याद रखना है हमें। नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। देखिए नेपाल जो है वो पाल लगा के, नेपाल शब्द में क्या लिखा हुआ है? पाल। पाल से क्या कर रहा है? ये आसपास बाउंड्री बना लेता है, मतलब वॉल बना लेता है, और वॉल के अंदर बॉल से खेलता है, तो उसका नाम हो जाता है वॉलीबॉल। ये से याद रख सकते हैं। बांग्लादेश। देखो बंगला, इसमें एक शब्द है बंगला, ये बंगला शब्द से इसको याद रख लेना है। जो बंगले में रहते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? बड़े बड़े। तो ये जो खेल होगा उसमें बड़े बड़े आना चाहिए। तो कबड्डी, कबड्डी, बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी, ऐसे शब्द आ रहा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ? कबड्डी हो गया। अगला श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका का हम मैप बना लेते हैं। ये श्रीलंका है, ये भारत का मैप है। ये भारत के मैप में श्रीलंका कहाँ है?
ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र से घिरा हुआ है तो पानी में डूब सकता है, इसलिए उसने आसपास क्या बना ली, वॉल बना ली। तो वॉल के अंदर अगर कोई गेम खेला जाए तो उसका नाम क्या होगा, वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हुआ वॉलीबॉल। ऐसे ही भूटान, अब भूटान में पीछे क्या लगा हुआ है, तान। क्या लगा हुआ है, तान, भूटान। तो ये भूटान में भू जो है ये छोड़ो, तान पे आते हैं। क्या तान कर रखना पड़ता है ऐसे, तीर को ताना जाता है। तो तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। हमें याद कर लेना, रट्टा मार लेना है। इजराइल का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है, ये याद रख लेना है हमें। देखिए, इराक का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल और इजराइल का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कनाडा। अब देखो कनाडा विश्व के मैप में कहाँ है, याद रखो। चलो ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे विश्व का मैप बनाया। तो अगर विश्व के इस कॉन्टिनेंट के मैप को अगर मैं बनाऊं तो याद रखेंगे कि ये यहाँ कनाडा पड़ता है, यहाँ कनाडा पड़ता है, यहाँ यूएसए पड़ता है और यहाँ मेक्सिको पड़ता है। तो कनाडा जो है, या कनाडा का जो एरिया है, यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो जो बर्फ का देश होगा उसमें कौन सी चीज़ खेली जाएगी, उसमें खेलना पड़ेगा आइस। तो आइस हॉकी इसका क्या हो गया, इसका राष्ट्रीय खेल हो गया आइस हॉकी। अब आते हैं अमेरिका पे। देखो अमेरिका या यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। अब देखिए, इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग देश किसको माना जाता है इकोनॉमिक पर्पज से, अमेरिका को। तो स्ट्रांग कब कोई चीज होती है, जब उसका बेस मजबूत होता है। तो उसका बेस मजबूत है इसलिए वो स्ट्रांग है। तो अमेरिका का बेस मजबूत है इसलिए वो बेसबॉल खेलता है। मेक्सिको क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। और इससे दुश्मनी के चक्कर में यहाँ के जो पूरा कॉन्टिनेंट है, अब यहाँ जो पूरा कॉन्टिनेंट है, ये चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ये सारे देश, या ब्राजील हो गया, ये सारे देश क्या खेलते हैं, इसी खेल को खेलते हैं फुटबॉल। अर्थात इनका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है, फुटबॉल। ये याद रख लेना है हमें। हम हमारे मूल टॉपिक पे आते हैं। हमने कनाडा याद कर लिया, हमने अमेरिका याद कर लिया। क्यूबा उसी की कॉपी करता है, अमेरिका की कॉपी करता है, तो क्यूबा भी बेसबॉल हो गया। मेक्सिको का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। वेस्ट इंडीज इस दुनिया में कोई देश ही नहीं है। वेस्ट इंडीज है द्वीपों का समूह। ये जो हमने मैप बनाया था, इस मैप में यहाँ ये छोटे छोटे से बहुत सारे द्वीप हैं। ये द्वीप आपस में मिलकर एक टीम बना लिए, इसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। या जो छोटे छोटे द्वीप हैं इनको वेस्ट द्वीप कहा जाता है। तो वेस्ट इंडीज का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, याद रख लेना है। अब आते हैं हम इस वाले कॉन्टिनेंट पे। ये यहाँ जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो हमें ऐसे याद कर लेने हैं। यहाँ है पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन आता है, जर्मनी आ जाता है, यहाँ ये इंग्लैंड है। ऐसे एक मैप में आप याद कर सकते हैं। तो इस कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर देशों के राष्ट्रीय खेल जो हैं वो फुटबॉल हैं। उसमें जो अपवाद है उनको हम याद कर लेते हैं। इंग्लैंड इसका अपवाद है, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है, क्रिकेट। स्कॉटलैंड अपवाद है, यहाँ रग्बी खेला जाता है। क्या खेला जाता है, रग्बी। ऐसे जर्मनी का फुटबॉल है, इटली का फुटबॉल है, फ्रांस का फुटबॉल है। तो उस कॉन्टिनेंट के जो बाकी के देश हैं उनका सबका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अब वो भले ही जर्मनी हो या फ्रांस हो, सबका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो उस पूरे कॉन्टिनेंट में आप फुटबॉल लगा सकते हैं। आपको जो अपवाद छोड़ने वो ऐसे हैं। स्पेन को हम इंग्लिश में लिख देते हैं स्पेन। स्पेन में पीछे लगा हुआ है पेन कब होता है, जब हम सांड से युद्ध कर लेते हैं, सांड से युद्ध। तो सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का। क्योंकि पेन कब होता है, जब सांड से लड़ते हैं। तो स्पेन से हमें याद हो जाए सांड युद्ध। तो स्पेन याद रख लेना है, इसका हमें राष्ट्रीय खेल याद रखें। इसको इंग्लैंड को याद रख लें, क्रिकेट है। स्कॉटलैंड को याद रख लें, रग्बी है। उसके अलावा बाकी पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसके पूरे के राष्ट्रीय खेल जो हैं वो फुटबॉल हैं। ऐसे हमें वो याद हो जाएगा। अब वो भले पुर्तगाल पूछ ले तो भी आंसर क्या होगा, फुटबॉल हो जाएगा। आगे बढ़े। अब हमने ऐसे ही मैप बनाया था, यहाँ वाला, ये वाला जो पूरा कॉन्टिनेंट है इसमें भी लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हैं। एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, लेकिन वहाँ एक और खेल खेला जाता है, पाटो। क्या खेला जाता है, अर्जेंट में पाटो लग जाती है ना, तो अर्जेंट में पट्टा बांधो, पाटो। अर्जेंट में पाटा बांधो, तो पाटो याद कर लेना अर्जेंटीना से। दक्षिण अफ्रीका, हमें स्पेशली अफ्रीका देश कॉन्टिनेंट में एक ही देश है जिसका राष्ट्रीय खेल है और वो है क्रिकेट। ऐसे हमें राष्ट्रीय खेल याद हो जाएंगे विभिन्न देशों के।
कुछ हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के याद कर लेते हैं। देखिए रूस में कौन सा राष्ट्रीय खेल खेला जाता है? चेस। देखो रूस को हम याद करने के लिए कर लेते हैं रूम। क्या कर लेते हैं? रूम में बैठकर हम क्या करते हैं? चेस करते हैं ना। रात को 2 ग्लास भरे चेस कर रहे हैं, तो रूम में बैठ करके चेस किया जाता है। चेस कहाँ किया जाता है? रूम में। और रूस को कह रहे हैं हम, तो रूस का राष्ट्रीय खेल चेस हो गया। चीन को हम चीनी कह लेते हैं। चीनी मतलब शक्कर वाली चीनी, शक्कर डाली जाती है चाय में, तो टेबल पे बैठ के ही पीते हैं, तो टेबल पे हम पियेंगे चाय से चीन से चाय, ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए याद हो जाएगा। अगला आता है जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। देखो ज से होता है जापान, ज से क्या होता है? जापान, और ज से ही होता है जूडो, याद रख लेना है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। क्या है? ताइक्वांडो। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में स्पेलिंग एक जैसी है, इंडोनेशिया मलेशिया, तो हम इसको याद करने के लिए कर लेते हैं मलेरिया। देखिए जब मलेरिया हो जाता है तो हम मलेरिया हो जाने के बाद में हम कहाँ सो जाते हैं? बेड पर, या नशे में होते हैं तब भी कहाँ सो जाते हैं? बेड पर। तो इंडोनेशिया और मलेरिया दोनों की कंडीशन में हम बेड पे सो जाते हैं, तो इनका राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो अभी इसने वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप जीतने से हमें याद हो गया कि उसका राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? क्रिकेट हो गया, याद रख लेना। न्यूजीलैंड रग्बी खेलता है। तो देखिए 2 देश रग्बी खेलते हैं, एक स्कॉटलैंड खेलता है, याद रख लेना, स्कॉटलैंड रग्बी खेलता है और न्यूजीलैंड रग्बी खेलता है। इन दोनों के राष्ट्रीय खेल रग्बी हैं, याद रखेंगे। अभी हमने याद किया कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल क्या है। अब शांति से टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, या पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। वहाँ से ये सारे राष्ट्रीय खेल को मेरे कोड के साथ में आप याद रखेंगे, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि हमारे लिए एक एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर 5 नंबर या 4 नंबर इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट जनरली 1 या 2 या 3 नंबर से ही फेल होते हैं। बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट का नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो खूब मेहनत करते हैं वो 2 या 3 नंबर से फेल होते हैं, या 1 नंबर से फेल होते हैं। तो हमें ये 1 नंबर याद कर लेना है, प्राप्त करना है, हमें कोशिश करनी है। बाकी मैं आपको याद कराने के लिए अवेलेबल हूँ। अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे जितने भी खेल हैं, उनके जितने भी कप और ट्रॉफीज हैं वो हम रट्टा मार लेते हैं, वो हमें याद कर लेना है। और याद कराने के लिए मैं आपको याद कराऊंगा। आगे आते हैं। हॉकी से संबंधित 14 या 15 कप और ट्रॉफीज हैं प्रचलन में, फेमस हैं। वैसे हैं तो 50 ही हो, लेकिन हमें उसमें से 14-15 याद करने हैं। अब याद करने के लिए हम एक कोड बना लेते हैं। वो कोड क्या है? देखिए, हॉकी का कप और ट्रॉफीज याद करने के लिए आप भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का नाम लें। नेहरू जी के बाद अच्छे प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी जी बनी, ये याद कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले प्रधानमंत्रियों में मोदी जी का नाम लिया जाता है। तो ये तीनों प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी। और भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वैश्विक स्तर पर बहुत फेमस प्रधानमंत्री के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। अब हो सकता है आगे रेस में नाम जब आए तो उसमें सिंधिया जी का भी नाम लिखा हुआ आ जाए, या सिंधिया जी भी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो जाए, हो सकता है, ये प्रायोरिटी हो सकती है। तो ऐसे हमें 4 लोगों के नाम याद करने, नेहरू जी, इंदिरा जी, मोदी जी और सिंधिया जी। अब देखिए, और ये सिंधिया जी जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो जाते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी का नाम क्या होता है? रंगास्वामी। तो ये सिंधिया जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो जाते हैं गुरु जी के पास, और गुरु जी का नाम होता है रंगास्वामी, या उनका नाम नानक भी रख सकते हैं, के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम ध्यान से चंदा बांटते रहोगे, ध्यान से चंदा बांटोगे, क्या करोगे तुम? ध्यान से चंदा बांटोगे तो, और आलस नहीं करोगे तो तुम क्या बन जाओगे? प्रधानमंत्री। तो इसको हमने याद कर लिया। अब इससे हमें जो हॉकी के सारे कप और ट्रॉफी से वो याद हो चुके हैं, देखते हैं हुए कि नहीं। नेहरू से होता है नेहरू कप, याद हो गया। इंदिरा से होता है इंदिरा गोल्ड कप, हमें याद हो गया। मोदी से होता है मोदी कप, याद हो गया। सिंधिया से होता है सिंधिया गोल्ड कप, ये भी हमें याद हो गया। यहाँ से रंगास्वामी से होता है रंगास्वामी कप, हमें याद हो गया। गुरु से होता है गुरु नानक कप, ये भी हमें याद हो गया। ध्यानचंद, ध्यान से चंदा बांटना है तो ध्यानचंद ट्रॉफी। आगे रहकर बांटना है, आगा खां कप,
क्या बांटना है? ध्यानचंद ट्रॉफी से ध्यानचंद ट्रॉफी और आगा खां कप, याद हो गया। आलस नहीं करना है तो अजलान शाह कप और आलपस कप, ये दोनों एक साथ में याद कर लेना है। अब चंदा बांटने में चाहिए सोना, क्योंकि सोने का चंदा बांटना है, तो सोने का चंदा लाएंगे कहां से? तो रतन टाटा से मांग लेंगे उधार। तो लेडी रतन टाटा कप हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल, अब बेगम के चक्कर में तो सब लोग हाँ करते हैं, तो बेगम रसूल कप हॉकी से संबंधित है। और गोल्ड में भी सब हाँ कर ही देते हैं, हाँ की, तो गोल्ड कप में भी हाँ की याद हो जाएगा। ऐसे हमें हॉकी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कप थे वो याद करने थे। हमने एक छोटा सा कोड बना करके हॉकी के सारे कप और ट्रॉफीज याद की। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो हॉकी की हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कि हॉकी का इस शुरुआत किस देश से हुआ, हॉकी की कौन सी वोकेबलरीज हैं, हॉकी के प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उसका करंट अफेयर्स क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी सबकी कप और ट्रॉफीज हम याद कर लेते हैं, तो हमें ऐसे याद कर लेनी है। आगे हम बढ़ते हैं बैडमिंटन के कप और ट्रॉफीज। तो एक छोटा सा कोड बनाया हमने, क्या कोड है? सुंदर सा नारंगी चड्डा पहन करके अमृत दीवाना हो गया। क्या हो गया? सुंदर सा नारंगी चड्डा पहनकर अमृत दीवाना हो गया और फिर बेड पर जाकर सो गया। याद रख लेना, सुंदर सा नारंगी चड्डा पहन के अमृत दीवाना हो गया और बेड पर जाकर सो गया। तो सुंदी रमन कप, ये सुंदर से हो जाएगा सुंदी रमन कप, नारंग से हो जाएगा नारंग कप या नारंगी से हो जाएगा नारंग कप, चड्डे से हो जाएगा चड्डा कप। क्या हो जाएगा? चड्डा कप। अमृत दीवान, अमृत दीवान से अमृत दीवान कप। अब दो फेमस कप है, थॉमस कप और उबेर कप, ये हमें ऐसे ही याद रख लेने हैं। थॉमस कप का संबंध पुरुषों से है और उबेर कप का संबंध महिलाओं के विश्व प्रतियोगिता से है। ये दोनों विश्व लेवल पर होने वाली प्रतियोगिताएं हैं, थॉमस कप और उबेर कप, इसलिए इसका कोड नहीं बनाया है, हमको डिटेल में याद रखनी है। तो थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? 1948 में, जब गांधी जी का देहावसान हुआ तब। और उबेर कप 1957 की क्रांति है, 1857 के 100 साल बाद तब हुई शुरुआत इसकी। थॉमस कप पे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, एसएससी जीडी ने अभी प्रश्न पूछा था कि थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, पुरुष बैडमिंटन से, महिला बैडमिंटन से या टेनिस से, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो याद रखना है, पुरुषों की प्रतियोगिता है थॉमस कप, महिलाओं की प्रतियोगिता है उबेर कप। ये जो पुरुषों का थॉमस कप है, इसमें हमें बहुत करंट अफेयर्स भी याद रख लेना है। इसकी शुरुआत हो जाने के आज 70, 72, 75 साल बाद, 72 साल बाद तक भारत कभी इस कप को नहीं जीता था। लेकिन 2022 में एक चमत्कार हुआ और भारत ने जो है वो थॉमस कप जीत लिया। क्या जीता? थॉमस कप 2022, जो कि बैंकॉक में हो रहा था, तो भारत ने इसको जीत लिया। अब भारत ने जब इसको जीता तो भारतीय टीम के प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो उसमें 4 प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं। एक याद रखना है लक्ष्य सेन। क्या नाम याद रखना है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगला याद रखना है किदाम्बी श्रीकांत। क्या याद रखना है? किदाम्बी श्रीकांत। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमें याद रख लेना है। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किससे है? बैडमिंटन खेल से है। उबेर कप आज तक भारत नहीं जीता है, आज तक हम कभी नहीं जीते इस खेल को या इस प्रतियोगिता को, हमें याद रख लेना है। वो तो करंट अफेयर्स की बात थी, मुझे याद आ गई, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा ऐसी बातें करंट अफेयर्स की। तो ऐसे 6 कप और ट्रॉफीज हमने बैडमिंटन की याद की। कोड याद रख लेना, सुंदर सा नारंगी चड्डा पहनकर अमृत दीवाना हो गया और बेड पर जाकर सो गया। तो बेड से हो जाएगा बैडमिंटन और इसके ये सदस्य जो हैं, सुंदर से सुंदरी रमन कप, नारंगी कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ऐसे याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना है टेनिस के कप और ट्रॉफीज। तो विश्व स्तर पर 4 जो हैं वो टेनिस के कप और ट्रॉफीज हैं, जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। एक वर्ड है अफवाह। देखो, अफवाह उड़ती है तो टेंशन बहुत होती है ना, टेंशन हो जाती है, टेनिस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो टेंशन और टेंशन से टेनिस एक जैसा शब्द है, तो अफवाह से याद रख लेना है इसको। विश्व स्तर पर ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये होता है फ्रेंच ओपन, ये होता है विंबलडन ओपन और ये होता है अमेरिकन ओपन। अमेरिकन ओपन को हम यूएस ओपन भी कहते हैं। इनकी डिटेल जब मैं आपको टेनिस पढ़ाऊंगा तब हम पढ़ने वाले हैं। 2 कप और याद कर लीजिए आप, डेविस कप और होपमैन कप, है ना। टेनिस टेंशन में आदमी हाफ मैन हो जाता है, आधा आदमी हो जाता है, मतलब पूरा ध्यान ही नहीं रहता उसको। तो होपमैन कप का संबंध टेंशन से, टेनिस से है।
डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ऐसे हमने टेनिस के कप और ट्रॉफीज याद कर लिए। और आगे बढ़ते हैं, हमें घुड़दौड़ के कप और ट्रॉफीज याद करने, तो मुझे 3 ही इंपॉर्टेंट लगे इसमें, ये याद कर लेते हैं। घुड़दौड़, देखो घुड़दौड़, इसमें ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ड है ना, इससे ड से डरबी हो जाएगा। डरबी कप का संबंध घुड़दौड़ से, ड़ से, ड़ शब्द से कॉपी है। ऐसे ही गुड़बुड़ कप किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है। और बर्डीज कप भी किससे संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है। बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने याद इसको कराने के लिए कोई कोड नहीं बनाया, बहुत सिंपल है। अगला शतरंज के कप और ट्रॉफीज, तो मैंने इंपॉर्टेंट आपके सामने रखे हैं। शतरंज की है वीवी शास्त्री ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, हवाई ट्रॉफी और दुबई ट्रॉफी। तो देखिए हवाई और दुबई, शतरंज इसको हम कर लेते हैं शतरंग। शतरंग का क्या होता है? शतरंग का क्या होता है? 7 रंगों का इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष कहाँ बनता है? इंद्रधनुष जो है हवा में बनता है। कहाँ बनता है? हवा में। तो हवाई कब याद हो जाएगा? खुली जगह पे बनता है तो खेतों के ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? खेतों के ऊपर। दुबई थोड़ी थोड़ी देर में बादलों से छिप जाता है तो दुबई हो जाता है, मतलब डूब जाता है, वो दुबक जाता है ना। और फिर ये कोई छीन सकता है क्या प्रकृति से? नहीं दू नायडू ट्रॉफी भी है। और ये इंद्रधनुष तो है लेकिन ये एक शस्त्र नहीं है। ये क्या है? धनुष तो है लेकिन शस्त्र नहीं है। तो वीवी शास्त्री नहीं है, शास्त्री या शस्त्र नहीं है। ऐसे हमें शतरंज या शतरंग के सारे जो हैं कप और ट्रॉफीज याद हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, गोल्फ में 4 ही कप हैं। बाकर, राइडर बोल के देखिएगा, याद हो जाएगा। गोल्फ, बाकर, राइडर, सर्किट, भरतरम या भरतराम भी बोलते हैं। ये चारों कप और ट्रॉफीज हमें याद रखने, बड़े आसान है, इसलिए इसको कोड बनाने की जरूरत नहीं है। एक दो बार बोल लीजिएगा इसको। वाकर कप, बाकर कप, राइडर कप, बाकर कप, राइडर कप, सर्किट कप और भरतराम कप, याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, टेबल टेनिस, इससे संबंधित कुछ 4 कप हैं। देखो टेबल पे बैठ के बहुत टेंशन लेते रहोगे तो बरना ब्लैक, काले हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? काले हो जाओगे, ब्लैक हो जाओगे। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, ब्लैक नहीं होगे। फिर लक्ष्मी भी नहीं आती ज़्यादा टेंशन लेने पर। कार्बिलॉन, काले काले हो जाते हैं कार्बिलॉन टेंशन लेने से। और सेंट वाइट ब्रास कप, ये चारों कप और ट्रॉफीज हमें याद रख लेने टेबल टेनिस से। बहुत ज़्यादा आसान है, ये याद रख सकते हैं। 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएंगे ये। पोलो कैसे याद करेंगे? देखिए क्लास वाले मोहन के चेस्ट में पोलियो हो गया है। क्या हो गया है? पोलियो हो गया है, याद रख लेंगे। तो राधा जो है उससे रूठ गई है। क्या हो गई है? राधा रूठ गई है। अब इस पोलियो से पोलो याद हो जाएगा। क्या है? पोलियो से पोलो, तो पोलो से संबंधित कप और ट्रॉफीज हैं ये याद हो जाएगा। इससे क्लासिक कप, एक कप का नाम है क्लासिक कप, याद रह जाएगा। मोहन तो राधा मोहन कप, या राधा तो राधा मोहन कप, ऐसे भी याद हो जाएगा। चेस्ट तो चेस्टर कप। देखिए क्लासिक हमने याद कर लिया, चेस्टर कप हमने याद कर लिया, राधा मोहन याद कर लिया। पृथ्वी कैसी है? पोली है ना, पृथ्वी कैसी है? पोली है अंदर से। तो पृथ्वी सिंह कप किससे संबंधित हो गया? पोलो से संबंधित हो गया। ऐसे हमें छोटे छोटे कोड बनाकर या कनेक्टिंग प्रोसेस के माध्यम से इनको याद कर लेना है। आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप इन कोड्स को याद करेंगे और हमारे दिमाग में एक बार सेव कर लेंगे, अगली बार इनको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, हमें फुटबॉल से रिलेटेड कप और ट्रॉफीज याद करना है। फिर एक कोड बना लेते हैं। कोड हमने बनाया रखा है, डरो मत संतोष रखो। डरो मत संतोष रखो आशुतोष। किसको कह रहे हैं हमेशा? डरो मत संतोष रखो आशुतोष, सब शुभ होगा। क्या होगा? सब शुभ होगा। बड़ा सा सिंपल कोड है। फुटबॉल का कोड है डरो मत संतोष रखो। क्या करो? डरो मत संतोष रखो आशुतोष, सब शुभ होगा। कौन कौन से हैं? ड से डूरंट कप, ड से डूरंट कप। र से रोवर्स कप। क्या है? रोवर्स कप। मत से मर्डेका कप। क्या नाम है? मर्डेका कप। संतोष ट्रॉफी। आशुतोष मुखर्जी कप,
या इसको केवल मुखर्जी कप भी कहते हैं, याद रख लेना। और शुभ से सुबर्णी कप, क्या है, सबसे सुबर्णी कप, याद रह जाएगा। बड़ा आसान है, फुटबॉल के सारे कप और ट्रॉफीज याद हो गए। अब बड़ा मेजर खेल बचेगा क्रिकेट, जो हम क्रिकेट पढ़ते टाइम याद करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे कप और ट्रॉफीज हैं। और वहाँ हमें ये भी याद रखना है कि ये कप किसने जीता है, जैसे ईरानी कप, जैसे हमारा मध्य प्रदेश का जो विशेष खेल है, विशेष ट्रॉफी है, वो भी हम याद करेंगे। तो ऐसे हमें वहाँ कुछ याद करने रहेंगे, उसके अंदर की डिटेल्स भी, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिख रहा है। हमने बहुत सारे कप और ट्रॉफीज़ के या बहुत सारे खेलों के कप और ट्रॉफीज़ याद किए। मुझे उम्मीद है कि आप कोड बनाकर इसको रिमाइंड कर लेंगे, सारा कुछ याद रखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जो संस्थागत ढांचा मध्य प्रदेश और भारत में है उसके बारे पे, उसको याद कर लेते हैं। तो जो संस्थागत ढांचा है हमारे यहाँ पर, उसको हम पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। याद कराने का काम मैंने आपको बोल रखा है, को कमेंट करना है। जो भी चीज़ आपको याद नहीं होती वो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। स्पोर्ट्स मेरा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करंट अफेयर्स का भी इसी प्रकार हम एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, जिसमें 3 घंटे में भारत और 2-3 घंटे में मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। आइए, मध्य प्रदेश में जो आधारभूत ढांचा है उसमें 4 प्रमुख पिलर्स हमें याद रखने हैं। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? राज्य खेलकूद एवं कल्याण विभाग, इसकी स्थापना या गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1975 को हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1975 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमपीपीएससी पूर्व की परीक्षा में पूछ चुका है 2014-15 में कि राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इसको नाम बदल करके खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया। कब बदला गया? 30 जून 1981 को। तो ये पहली बात जो हमें याद रख लेनी है कि राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई, जिसका 1981 में नाम बदलकर हमने खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया। अगला वाला पॉइंट, खेल गतिविधियों के संचालन और ग्रामीण क्षेत्र में इसको प्रोत्साहन देने के लिए 1960 में एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद। क्या नाम होता है? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद। ये संस्था होती ही है, साथ में एक और सिमिलर संस्था बना दी जाती है 1 सितंबर 1984 को, जिसका नाम होता है खेल परिषद। क्या नाम होता है? खेल परिषद। ये याद रख लेना है। ये 2 संस्था हमारे देश में पूरे खेलों का, राज्य में खेलों का संचालन करने के लिए काम करती है, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद और मध्य प्रदेश खेल परिषद। अभी आगे हम इसका नाम बदलने वाले हैं एक बार और। 1983-84 में युवक कल्याण मंडल का गठन किया जाता है, जो क्या करेगा? ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधि को प्रोत्साहन देने का काम करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है खेल नीति। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में आज तक जो है खेल नीति 3 बार बन चुकी है। कब कब बनी है? सबसे पहली खेल नीति जो मध्य प्रदेश में बनी थी वो 1989 में बनी थी। इस 1989 की नीति में 5 साल बाद संशोधन किया जाता है 1994 में। जैसे हमारे देश में दूसरी खेल नीति बन जाती है राज्य में, और तीसरी खेल नीति 2005 में बनती है। तो हमें 2005 की खेल नीति के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी याद रख लेनी है। हमने पढ़ा, पहली खेल नीति मध्य प्रदेश में बनती है 1989 में, उसमें संशोधन होता है 1994 में, और नवीन खेल नीति या जो आखिरी खेल नीति जिससे आज की तारीख में खेलों का संचालन होता है वो 2005 में 30 जून को बनती है। ये याद रख लेना है। इस नीति में कुछ बातें कही गई होगी, तो 2-3 बातें उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर खेल परिषद और ग्राम पंचायत स्तर पर खो खो, कबड्डी आदि हेतु मैदानों की स्थापना करनी है या संस्थाओं का निर्माण करना है। ये इस खेल नीति का पहला पॉइंट था। आगे क्या कहती है कि मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन करना है। अब भी मैंने कहा कि हमारे राज्य में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद थी, इसी का नाम बदलकर या इसका पुनर्गठन करके 2011 में इस खेल नीति में कहे जाने के कारण, अब देखिए खेल नीति में क्या कहा गया था? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया जाए। तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण अर्थात MPSA, याद रखना MPSA का फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी। राज्य सरकार ने खेल परिषद जो 1960 में बनी थी, 1960 में बनी थी, को भंग करके उसके स्थान पर MPCA 2011 का गठन कर दिया। ये इस खेल नीति में था।
और क्या था खेल नीति में? खेल प्रोत्साहन मद की स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए अलॉट करेगी। याद रखना, खेल प्रोत्साहन मद की स्थापना किस नीति के तहत की गई? तो मध्य प्रदेश खेल नीति 2005 के तहत की गई। इसके तहत कितने पैसे अलॉट किए जाते हैं? 50 लाख रुपए अलॉट किए जाते हैं। अब हम आते हैं कि मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो 2011 में बना, जो आज की दिनांक में मध्य प्रदेश में खेलों की पूरी गतिविधि का संचालन करता है, उसकी संरचना है, उसका अध्यक्ष कौन है? देखिए, इसका अध्यक्ष होता है खेल मंत्री। कौन होता है? खेल मंत्री। इसके सदस्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कुल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 पदेन सदस्य होते हैं और 3 नामित सदस्य होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल जो 2 वर्ष का होता है और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में खेल की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी? MPSA, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब हुई? 2011 में हुई। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, हमें 2-3 बातें याद रख लेनी है। पादुका योजना का संबंध किससे है? खेलों या गांव में खेल की अधोसंरचना निर्माण से है। इसका संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में खेल से संबंधित अधोसंरचना का विकास करना। होलकर राज्य में शारीरिक शिक्षा जो खेल से ही संबंधित है कि को अनिवार्य कब किया गया था? 1928 में किया गया था। सतना में लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना 1888 में लॉर्ड डफरिन द्वारा की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 बातें क्यों पढ़ाई जा रही है? ये 3 प्रश्न आ चुके हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में, इसलिए ये तीनों मैंने वहां से छांट करके आपके लिए यहाँ डाल दिए हैं। आगे मैं ऐसे प्रश्न और डालते रहूंगा, धीरे धीरे आपको स्पोर्ट्स का बहुत सारा ज्ञान हो जाने वाला है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की जो खेल संस्थाएं हैं, अलग अलग खेल से संबंधित हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में बना था, इंदौर में बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था, याद रखना है। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन एक संस्था का नाम है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में हुई थी, इंदौर में हुई थी। और ये होलकर स्टेडियम के पास में या होलकर स्टेडियम के अंदर ही है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में क्रिकेट का जो एसोसिएशन है उसका नाम है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका पुराना नाम हुआ करता था होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। अर्थात होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का ही 1956 में अधिग्रहण कर लिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई, जो कि पूर्व संस्था थी किसकी? हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो 1956 में बना था। इस 1956 का संस्था का पूर्व नाम जो था वो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जो है वो 1946 में बना। अब यहाँ बड़ा विवाद है, एग्जाम अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर मिलेगा, या ऑनलाइन भी जब आप सर्च करोगे तो अलग अलग आंसर मिलेगा। कहीं आपको इंदौर आंसर मिलेगा, कहीं आपको जबलपुर आंसर मिलेगा। तो सुलझा लेते हैं इस गुत्थी को। देखिए, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जब हुई थी, कब हुई थी? 1946 में। तो इसका मुख्यालय जबलपुर में था। कहाँ था? जबलपुर में। लेकिन 1998 में इसका मुख्यालय जो है वो जबलपुर से इंदौर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अर्थात आज तारीख में जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर होगा इंदौर में। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आंसर है 1957 में हुई थी और जबलपुर में इसका मुख्यालय था। लेकिन 1997 में इसका मुख्यालय भी, 1975 में इसका मुख्यालय भी ट्रांसफर कहाँ कर दिया? इंदौर कर दिया। अर्थात मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय भी इंदौर में है, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय भी इंदौर में है। यह हमें याद रखना है। और हम आगे बढ़ते हैं। भोपाल हॉकी एसोसिएशन। देखिए, हॉकी के हमारे मध्य प्रदेश में एक एसोसिएशन नहीं है, 5 एसोसिएशन है। अर्थात मध्य प्रदेश में 5 एसोसिएशन पढ़ने पड़ेंगे। तो भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो कि पुरुषों का है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जो पूरे मध्य प्रदेश में पुरुषों की संस्था है वो भी भोपाल में है। न्यू मध्य प्रदेश महिला हॉकी एसोसिएशन ये भी भोपाल में है। मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी।
महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन ये जबलपुर में है। अर्थात कुल मिलाकर के हॉकी के जो एसोसिएशंस हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में 5 हैं, याद रखिएगा। एक है भोपाल हॉकी एसोसिएशन, एक है मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। ये दोनों एसोसिएशन पुरुषों के हैं और बाकी के 3 एसोसिएशन जो है मध्य भारत, महाकौशल और न्यू मध्य प्रदेश, ये तीनों महिलाओं के हॉकी एसोसिएशन हैं। ये हमें याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश में हॉकी का एक एसोसिएशन नहीं है, 5 एसोसिएशन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, मध्य प्रदेश में ओलंपिक का जो संस्था है वो उसका मुख्यालय भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन, वुशु जबलपुर में, कहाँ है? जबलपुर में, याद रखना है ये। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, ये भी जबलपुर में। फुटबॉल कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन, ये इंदौर में है। देखिए, एक एक संस्था का मुख्यालय याद करना है, क्योंकि पिछली परीक्षा में बैडमिंटन का पूछा जा चुका है। मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। तो जब वो तीरंदाजी एकेडमी पूछ सकता है तो बाकी के भी पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। फुटबॉल एसोसिएशन भी जबलपुर में, और बिलियर्ड्स और स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में है, ये याद रखेंगे। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में जितनी अकेडमीज हैं। देखिए, एक बात तो क्लियर रखिए कि एसोसिएशन जो होता है वो एक राजनीतिक संस्था होती है जिसका मुख्यालय कहीं और हो सकता है, जबकि एकेडमी जो है वो एक प्रशासनिक इकाई होती है जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने का काम करती है। तो दोनों अलग अलग हैं, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। संस्था जो है वो, या एसोसिएशन जो है वो एक राजनीतिक इकाई होती है जो नीति निर्माण का काम करती है, जबकि एकेडमी जो है वो प्रशासनिक काम करती है, ट्रेनिंग देने का काम करती है। तो अब हम एकेडमीज पढ़ रहे हैं, तो अब हो सकता है कि अब हॉकी की एकेडमी अलग प्लेस पे आए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि अभी सर ने तो कुछ और बताया था। अभी हमने जो पढ़ा इस वाले चार्ट में वो हमने एसोसिएशन पढ़े हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एकेडमीज पढ़ने वाले हैं, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009-10 में हुई थी। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में है, याद रखिएगा। पुरुष हॉकी भोपाल, महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में। और याद रखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं एकेडमी, नई संस्था नहीं पढ़ रहे हैं। एकेडमी और संस्था में मूल अंतर मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला है शूटिंग एकेडमी। शूटिंग एकेडमी कहाँ पे? भोपाल में है। 2006-07 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे, इन सब का एक ही संस्था है मध्य प्रदेश में। मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे एकेडमी, ये भोपाल में है, और इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। अब बहुत सारे साल आपको 2006 और 7 दिख रहे होंगे, तो देखिए, मध्य प्रदेश खेल नीति आती है 2005 में, और उसमें कहा जाता है कि हर एक खेल की एक एक संस्था बनाई जानी चाहिए। इस कारण से 6-7 संस्था एक साथ में 2007 में बनाई गई, और उसमें से एक है शूटिंग एकेडमी, उसी में मार्शल आर्ट एकेडमी है। अगला है वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल, ये भी 2007 में उसी टाइम पे बना। इक्वेस्टेरियन, क्या है? इक्वेस्टेरियन एकेडमी, ये घुड़सवारी से संबंधित है, भोपाल में, ये भी 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ पे है? जबलपुर में, याद रखिएगा, एथलेटिक्स एकेडमी जबलपुर में है। वेट लिफ्टिंग एकेडमी, ये भी जबलपुर में है। देखिए, बल होगा तो ही तो वेट लिफ्ट कर पाओगे, बल होगा तो वेट लिफ्ट कर पाओगे, तो वेट लिफ्टिंग एकेडमी कहाँ? जबलपुर में। एथलेटिक्स, जब बल होगा तभी तो एथलेटिक्स खेल पाओगे, तो भोपाल की जबलपुर में एथलेटिक्स एकेडमी। ऐसे दोनों चीज़ों को कोट करना है। तीरंदाजी एकेडमी, ये भी जबलपुर में है, याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2013 में बनी थी। टेबल टेनिस एकेडमी, ये इंदौर में है। टेबल टेनिस एकेडमी कहाँ है? इंदौर में। मलखंब और जिम्नास्टिक एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में, याद रखना, उज्जैन में है मलखंब और जिम्नास्टिक एकेडमी, जिसकी स्थापना अभी 2018 में हुई है। क्रिकेट एकेडमी, अब ये विवादित प्रश्न है, कहीं कहीं पे आप शिवपुरी आंसर पढ़ेंगे, कहीं कहीं पे आप ग्वालियर आंसर करेंगे, और जबकि दोनों बातें सही हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? अगर वो प्रश्न पूछता है राज्य क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, तो फिर आंसर होगा शिवपुरी। का आंसर होगा
शिवपुरी। और अगर वो पूछता है कि क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है तो फिर आंसर होगा ग्वालियर में। याद रखना, राज्य क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी में है और केवल क्रिकेट एकेडमी ग्वालियर में है। राज्य क्रिकेट एकेडमी 2016 में बनी थी। और इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स की बात और बता देता हूँ। 2022 में घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? महिला क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी। और वो कहाँ बनाई जाएगी? सेम प्लेस पे, शिवपुरी में। मतलब शिवपुरी में जहाँ राज्य क्रिकेट एकेडमी है वहीं महिला क्रिकेट एकेडमी भी बनाई जाएगी। याद रख लेंगे ये बात। अगला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में है। क्रिकेट एकेडमी अभी हमने पढ़ लिया शिवपुरी में है, लेकिन ये राज्य क्रिकेट एकेडमी के नाम से आएगा तो आंसर करेंगे। आगे स्विमिंग एकेडमी कहाँ है? होशंगाबाद में। अब स्विमिंग कैसे करेंगे? जब आदमी होश में रहेगा तब तो स्विमिंग करेगा। तो स्विमिंग एकेडमी कहाँ है? होशंगाबाद में। 2008 में बना था। देश का पहला सेलिंग स्कूल, ये क्या कहाँ बना? 2006 में भोपाल में। ये भी तैरने से संबंधित ही है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ बनाया गया? अलीराजपुर में बनाया गया। खेल गांव कहाँ पे बनाया गया? भोपाल के सदगढ़ी में बनाया गया। और कब बनाया गया? 2010 में बनाया गया। से बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो स्पोर्ट्स में पूछी जाती है, हमें याद रखनी है। मुझे लगता है ऐसे कुछ चीज़ें जो मैं कनेक्ट करके आपको याद करा रहा हूँ वैसे आप बाकी की चीज़ें याद कर लेंगे, क्योंकि सबको अगर मैं कनेक्ट करने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें मैं फिर भी याद कराऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। याद रखना, मध्य प्रदेश की बहुत सारी राजधानियां हैं। देखिए, अगर ये मेरा प्यारा मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानियों की बात की जाए तो इसकी जो राजनीतिक राजधानी है वो भोपाल है। इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी है वो जबलपुर है। इसकी औद्योगिक राजधानी है जो इंदौर में है। याद रख लीजिएगा। इसकी स्पोर्ट्स या खेल राजधानी वो भी इंदौर में है। साई, SAI, साई मतलब कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है। राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। खेल छात्रवृत्ति योजना कब शुरू हुई थी? 1970 में हुई थी। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1970-71 में हुआ। ये वाइन लाइनर फैक्ट है, बस रट्टा मारना है, हमें याद कर लेने हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, सेवा कब की जाती है? जब हमारे माता पिता 69 के हो जाते हैं तब उनकी सेवा करनी है, ऐसे याद कर लो। छात्रवृत्ति कितने रुपए की मिलेगी? 70 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम वही सेम ही हो, छात्रवृत्ति के साथ ही है। राष्ट्रीय महिला खेल समारोह की शुरुआत कब से हुई? 1975 से हुई। राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना कब हुई? 1982 में। ये सब खेल से रिलेटेड बातें हैं। प्रतिभाशाली युवा क्लब पुरस्कार कब दिया जाना शुरू हुआ? 1993 में शुरू हुआ। युवा विकास केंद्र योजना कब आई? 1994-5 में आई। ये याद कर लेना है हमें। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ मध्य प्रदेश के स्टेडियम याद कर लेते हैं ताकि मध्य प्रदेश के सारे टंटे खत्म, संस्थाएं खत्म। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? ग्वालियर में। कहाँ है रूप सिंह स्टेडियम? सब लोगों ने याद है, ये 2017 या 18 में प्री में पूछा जा चुका है कि रूप सिंह स्टेडियम किस चीज का स्टेडियम है। तो पहले ये हॉकी का स्टेडियम हुआ करता था, बाद में इसको क्रिकेट के स्टेडियम के रूप में विकसित कर दिया गया। तो रूप सिंह स्टेडियम रूप सिंह जो है वो क्रिकेट के प्लेयर थे, लेकिन इनके नाम पर स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। कहाँ पे है ये? ग्वालियर में। और दूधिया रोतनी से इसकी विशेषता है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है और ये इंदौर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर ऐशबाग स्टेडियम ये कहाँ है? भोपाल में है। और ये एस्ट्रोटर्फ की सुविधा देता है। अब एस्ट्रोटर्फ क्या होता है? कृत्रिम घास का मैदान। एस्ट्रोटर्फ को मैं लिख दूं घास का मैदान, लेकिन कौन सी वाली घास का मैदान? कृत्रिम। उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोटर्फ। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कृत्रिम घास का मैदान कौन सा है, तो वो ऐशबाग स्टेडियम है, भोपाल। तात्या टोपे स्टेडियम ये भी कहाँ है? भोपाल में है। यहाँ जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। कौन सी ट्रैक की? जर्मन ट्रैक की। अभय खेल प्रशाल इंदौर। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ये कौन सा है? इंडोर स्टेडियम है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंडोर बोल रहे हैं हम, इंडोर नहीं,
इंडोर, ये इंडोर स्टेडियम कौन सा है? अभय खेल प्रशाल। बाबे अली स्टेडियम भोपाल में है, ये याद रख लेना है हमें। होलकर स्टेडियम इंदौर में है, क्रिकेट से संबंधित है। उषा राजे स्टेडियम इसी का दूसरा नाम है, ये भी इंदौर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पे? जबलपुर में है। रानीताल स्टेडियम भी जबलपुर में है, याद रखना ये जबलपुर के 3 स्टेडियम हैं, हमें साथ में याद रख लेने हैं। अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर, रानीताल स्टेडियम जबलपुर और रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, ये 3 स्टेडियम जबलपुर के याद कर लिए। ठाकुर रणमत सिंह कहाँ के थे? रीवा के थे, तो रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? रीवा में। ऐसे ही संजय स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? गुना में बनाया जाएगा। याद रखना हमने ऐसे 13-14 स्टेडियम याद रख लेने हैं। ये मध्य प्रदेश के कुछ खास स्टेडियम हुए जो अभी फेमस हैं, या बड़े स्तर के स्टेडियम है, या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो अभी हमने मध्य प्रदेश में खेल अवसंरचना देखा, अब हम भारत में खेल अवसंरचना देखते हैं। भारत में खेलों का संचालन किस संस्था द्वारा कैसे किया जाता है? देखिए, भारत में जो है वो सबसे पहले खेलों का संचालन करने के लिए 1985 में, देखिए क्यों बनाया गया 1985 में ये भी बताऊंगा, युवा कार्य एवं खेल विभाग की स्थापना की गई। इससे पहले कोई संस्था थी नहीं मध्य प्रदेश में, भारत में। देखिए 1982 में हमारे यहाँ एक खेल होते हैं, कौन से खेल होते हैं? एशियन गेम्स होते हैं। एशियन गेम्स की जो शुरुआत है वो नई दिल्ली से हुई थी 1951 से, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। लेकिन इसका दूसरा वर्जन जो है, सेकेंड एशियन गेम्स जो हैं वो 1982 में नई दिल्ली में होते हैं। और जब ये होते हैं तो पता चलता है कि देश में खेलों के संचालन के लिए कोई अतिरिक्त या एक स्पेशल संस्था की ज़रूरत है, और इसी कारण से 1985 में युवा कार्य एवं खेल विभाग की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसी को 2000 में, सन 2000 में इसी को मंत्रालय बना दिया जाता है अटल जी के टाइम पे। 2008 में इसी को युवा कार्य विभाग बना दिया जाता है, या खेल विभाग बना दिया जाता है। ये हमारी संरचना है। हमारे देश में या राज्य में जो खेलों को संभालने के लिए संस्था काम करती है उसका नाम है SAI, साई। साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में, याद रखना है हमें। इसके जो हैं वो 5 अंग हैं। कौन कौन से 5 अंग हैं वो हम याद कर लेते हैं। इसके तहत 2 शैक्षणिक संस्थान हैं, 2 खेल शैक्षणिक संस्थान हैं। पहला खेल शैक्षणिक संस्थान है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये कहाँ पे है? पटियाला पंजाब में है। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा खेल संस्थान अगर कोई है तो वो है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला पंजाब। आपने वो मूवी देखी होगी, हमने सब लोगों ने दंगल मूवी देखी है। दंगल में वो जो हीरोइन होती है, जो हमारी चैंपियन होती है, वो कहाँ प्रैक्टिस करने जाती है? इस पटियाला पंजाब के कॉलेज में ट्रेनिंग लेने जाती है। और आगे हम देखेंगे सेकेंड जो संस्था है वो है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये कहाँ है? ये केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और उस ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है वो मध्य प्रदेश में भी है, और वो कहाँ है? शिवपुरी में। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो वो शिवपुरी में आंसर हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज पूछा जाएगा जो फिजिकल एजुकेशन है, वो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। तो इससे 2 शैक्षणिक संस्थान जुड़े हुए हैं। इसके 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 11। तो अब 11 के नाम तो हम याद कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो मध्य प्रदेश में है, और वो मध्य प्रदेश में कहाँ है? वो भोपाल में है। तो अभी ये हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि साई का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में है। तो टोटल इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 11 हैं। अगला, इसके 14 उत्कृष्टता केंद्र हैं। कितने हैं? 14 उत्कृष्टता केंद्र हैं, और उनमें से एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? भोपाल में है। ये भी हमें याद रहे। इसके 59
प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है? 59 प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 2 मध्य प्रदेश में है, एक भोपाल में है और एक धार जिले में है। ये हमें याद रख लेना है। सॉरी, 2 प्रशिक्षक केंद्र नहीं है, एक ही प्रशिक्षक केंद्र है जो भोपाल में है हमारे मध्य प्रदेश में। अगला वाला विशेष प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारे मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक भोपाल में है और एक धार जिले में है। याद रखना है। अर्थात साई जो है वो एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके 5 अंग हैं। पहला है शैक्षणिक संस्थान, 2 हैं नेताजी सुभाष और लक्ष्मीबाई। इसके 11 क्षेत्रीय कार्यालय जो अलग अलग राज्यों में, उसमें से एक मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इसके 14 उत्कृष्टता केंद्र जिसमें से एक भोपाल में है। इसके 59 प्रशिक्षण केंद्र हैं जिसमें से एक भोपाल में है। इसके 20 विशेष क्षेत्रीय खेल संस्थान या विशेष प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें एक धार में और एक भोपाल में है। ऐसे हमें इस साई के बारे में सारी डिटेल्स याद रखनी है। हमने अभी साई की पूरी डिटेल्स याद की, जिससे हमें भारत में मंत्रालय और भारत में जो खेल संस्था है उसकी पूरी डिटेल याद हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और हम कंपैरेटिव तुलना में या तुलनात्मक रूप से भारत के, विश्व के और मध्य प्रदेश के जो खेल संस्थान है उनकी तुलना कर लेते हैं। जैसे किस तरीके से हम कबड्डी में, या अगर हॉकी पढ़ रहे हैं या ओलंपिक पढ़ रहे हैं, तो ओलंपिक को विश्व में कौन संभालेगा, भारत में कौन संभालेगा और मध्य प्रदेश में कौन संभालेगा, इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं में हमें पढ़ना है कि पहली संस्था ओलंपिक के लिए जो काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करती है, उसका शॉर्ट नेम है IOC। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति या कमेटी। याद रहे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय विश्व में कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में। 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। इसकी स्थापना किसने की थी? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पियरे दे कोबार्टिन। क्या नाम था? पियरे दे कोबार्टिन। 1884 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि इस संस्था की स्थापना की जाए और संस्था जो है वो 1896 में 1986 में अस्तित्व में आई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष दमित्री विकिलिस थे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दमित्री विकिलिस। क्या नाम है? दमित्री विकिलिस। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 205 है। इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, एक फ्रांसीसी भाषा है और एक अंग्रेजी भाषा है। ये याद रख लेना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हमसे पूछे जा सकते हैं, ये थॉमस बॉक है। कौन है? थॉमस बॉक। ये हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर याद रखना है। अब हम भारत के स्तर पर याद करते हैं। भारत में जो ओलंपिक को संभालने का काम करती है उस समिति का, संस्था का नाम है भारतीय ओलंपिक संघ। इसको शॉर्टकट में IOA कहेंगे। याद रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका मुख्यालय जो है वो ओलंपिक भवन नई दिल्ली में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ओलंपिक भवन कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ओलंपिक भवन में किसका मुख्यालय है? भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा थे। कौन थे? दोराबजी टाटा। याद रखेंगे, दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, PT उषा इसकी दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष है। इससे पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन भारत की ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो भारत के सबसे अमीर पुरुष की पत्नी है। सचिव कौन है? राजीव मेहता। तो अब हमने याद किया कि भारत में ओलंपिक कौन संभालता है। ऐसे ही सेम हमें याद रहे, मध्य प्रदेश में ओलंपिक कौन संभालता है? तो एक संस्था है MPOA, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रमेश मेंदोला हैं, विधायक हैं। लास्ट, अब थोड़ी सी ओलंपिक के बारे में डिटेल याद कर लेते हैं कि जो लास्ट ओलंपिक हुआ, अंतिम ओलंपिक हुआ, वो 2020 में होना था। कब होना था? 2020 में होना था, लेकिन हुआ कब? 2021 में। अब कारण क्या था? कोविड आ गया था, इसलिए उसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया। तो कहाँ हुआ? जापान का एक शहर है टोक्यो। क्या नाम है? टोक्यो। जापान के टोक्यो में हुआ। और कौन से नंबर का था? मुंह में कितने दांत हैं? 32। तो 32वें नंबर का ओलंपिक हुआ।
इस ओलंपिक में या 32वें ओलंपिक में प्रथम स्थान किसको मिला? यूएसए को मिला। किसको मिला? यूएसए को मिला। द्वितीय स्थान किसका था? चाइना अर्थात चीन का था। और तीसरा स्थान किसको मिला? जापान का था, जापान को मिला। कैसे याद करेंगे? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? ऐसे याद कर लेना कि जापान 3rd नंबर, चीन 2nd नंबर और अमेरिका 1st नंबर, याद रख लिया हमने। और डिटेल कर लेते हैं। भारत का स्थान कौन सा था ओलंपिक में? भारत का जो स्थान था वो 32वें ओलंपिक में या लास्ट ओलंपिक में 48वां था। टोटल भारत ने 7 पदक जीते थे। इसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। कैसे? 1 2 का 4, ऐसे बोलो 1 2 का 4। 1 2 का 4 में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, ऐसे याद हो जाता है, इसलिए हमको 1 2 का 4 याद कर लेना है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। कौन सा ओलंपिक था? 32वां टोक्यो ओलंपिक भी कहते हैं इसको, 2021 में हुआ था। इसका शुभंकर कौन था? मिडी लोया। क्या था? मिडी लोया, याद रख लेना। ध्वजवाहक कौन थे इसके? इसका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे मेरी कॉम और समापन में बजरंग पूनिया, ये याद रखना है। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? उत्तर कोरिया। देखिए हमने अभी पढ़ा कि ओलंपिक होना 2020 में था, हुआ कब? 2021 में। तो 21 में क्यों हुआ? कोविड के कारण। तो कोई ऐसा देश होगा जो इससे दूर रहा होगा कोविड के कारण, वो दक्षिण कोरिया था, सॉरी उत्तर कोरिया था। उत्तर कोरिया पहला ऐसा देश था। फिर धीरे धीरे करके लगभग 19-20 देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, याद रख लेना है। भारत से जो लोग पदक जीते उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना है। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक को इंग्लिश में जेवलिन थ्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेवलिन थ्रो कहा जाता है, याद रख लेना है ये। नीरज चोपड़ा ये हमारे देश के पहले प्लेयर थे जिन्होंने स्वर्ण जीता। क्या जीता? स्वर्ण जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो जो 7 पदक जीते थे 1 2 का 4 में, पहला हमने याद कर लिया स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज ने जीता। अब 2 रजत पदक जो हैं वो किसने जीते हैं? तो एक मीराबाई चानू ने जीता है, ये है मीराबाई चानू। ये क्या करती हैं? ये वेट लिफ्टिंग करती है। क्या करती है? वेट लिफ्टिंग का काम करती है। वेट लिफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? भारत्तोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत्तोलन, याद रखना। और एक व्यक्ति और इनके साथ रवि कुमार दाहिया था। रवि कुमार दाहिया कुश्ती से संबंधित है, याद रख लेना है हमें। तो हमने 1 याद कर लिया, 2 याद कर लिए। एक कौन है? नीरज चोपड़ा। 2 कौन है? मीराबाई चानू और रवि दाहिया। अब हमें 4 कांस्य वाले प्लेयर याद करने हैं। तो चारों याद रखो नहीं रखो, लेकिन लवलीना बोरगोहेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जरूर याद रख लेना है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से। ये फोटो देख सकते हो, लवलीना बोरगोहेन का संबंध है मुक्केबाजी से। बजरंग पूनिया आप याद रख सकते हैं, पीवी सिंधु आप याद रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो आगे हम जब स्पेशल अवार्ड्स पढ़ेंगे वहाँ इनके नाम फिर से रिपीट करेंगे। अब जो पुरुषों का हॉकी टीम है वो चौथा था, तो अब याद हो गया। 4 कांस्य पदक किसने जीते? सबसे पहले लवलीना बोरगोहेन। किसने? लवलीना बोरगोहेन ने। दूसरा है बजरंग पूनिया। तीसरा है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। बजरंग पूनिया कुश्ती करते हैं। लवलीना क्या करती है? मुक्केबाजी करती है। और पुरुष हॉकी टीम चौथी टीम थी जिसने कांस्य पदक जीता। अब इसके बारे में डिटेल भी पढ़ना पड़ेगा, वो हम हॉकी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखिए 32वां ओलंपिक हमने याद कर लिया कि 32वां ओलंपिक जो था वो कब हुआ? 2021 में हुआ, जो 2020 में होना था। और कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। तो अगला कब होगा? कहाँ होगा? 1924 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, तो 2024 में भी पेरिस फ्रांस में होगा, याद रख सकते हैं। 33वां ओलंपिक होगा वो, और 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात और बता दी कि 1924 में भी पेरिस फ्रांस में ही हुआ था। 100 साल पहले जहाँ हुआ था 100 साल बाद भी वहीं होगा। 1928 में अलग प्लेस पे हुआ था, 2028 में अलग होगा। 1928 में हॉलैंड नीदरलैंड में हुआ था, जबकि 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ये इसको लॉस एंजलिस भी कहा जाता है, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028। और अगला ओलंपिक 2032 में जो ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब एक विशेष बात,
अब 2036 में जो ओलंपिक होना है उसके लिए प्रस्ताव पारित हो चुका है कि वो भारत में होगा। अंतिम रूप से उसको स्वीकृति नहीं मिली है, अर्थात जो 36वां ओलंपिक होगा 2036 में वो भारत में होगा। इसकी प्रबल दावेदार भारत है अभी वर्तमान में, अभी फाइनल हुआ नहीं है लेकिन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। एशियन गेम्स ऐसा एक गेम होता है तो उसको विश्व स्तर पर कौन संभालता है, भारत के स्तर पर कौन संभालता है, वो हम याद कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एशियन गेम्स की शुरुआत भारत द्वारा की गई थी, ये याद रखना। ये कब शुरू हुआ, 1951 में नई दिल्ली से शुरू हुआ था और नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ से इसको शुरुआत हुई, जिसका बाद में नाम बदलकर इंदिरा गांधी स्टेडियम कर दिया गया था। ये याद रख लेना हमें। 1951 में राष्ट्रीय खेल एशियन गेम्स की शुरुआत होती है भारत से। 1951 से 78 तक इसको संभालने वाला जो संस्था था वो एशियाई खेल के विनियमन हेतु एशियाई खेल महासंघ बनाया गया था, जो इसका क्रियान्वयन करता था। लेकिन 1978 में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस संस्था को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। और 1982 में जो एशियन ओलंपिक समिति परिषद है, इसे ही इसका संचालन का काम सौंप दिया जाता है। और 1982 में पहली बार ये नई दिल्ली में एशियन गेम्स को करवाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, कुवैत सिटी में। कहाँ है, कुवैत सिटी में है। इसका अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह है, याद रख लेना। एशियन गेम्स को संचालित करने के लिए जो विश्व स्तर पर संस्था है उसका नाम है एशियन ओलंपिक परिषद। इसकी स्थापना 1982 में हुई। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में है और इसके अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह है। ये एशियन गेम्स 2023 में होते हैं, जिसकी डिटेल्स हम थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए 2023 में जो गेम हुए वो हांगझू चीन में होते हैं। कहाँ होते हैं, हुआंगझू चीन में। 2022 में होने थे लेकिन कोविड के कारण चीन ने इनको एक साल पोस्टपोन किया और चीन में ये हुआंगझू में ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम, क्या नाम है, ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसे बिग लोटस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक फैक्ट हमें याद रख लेना है, बिग लोटस किसे कहा जाता है, बिग लोटस कहा जाता है ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम को, जो कि चीन में है। यहाँ पर 2023 में एशियन गेम्स होते हैं। क्या होते हैं, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किया जाता है, जो हो 23 में रहे हैं। 20वें कहाँ होंगे, 2027 में होंगे, जापान में। ये हमें याद रख लेना है। अब पदक तालिका पे चलते हैं कि जब एशियन गेम्स हुए तो उसमें पहला जहां होंगे वही देश जीतेगा। चीन में हुए वो पहले स्थान पे रहा, जापान दूसरे स्थान पे रहा, कोरिया तीसरे स्थान पे रहा। अब अमेरिका दिख नहीं रहा होगा। देखिए एशियन गेम्स है तो जो एशिया की कंट्रीज होंगे वही भाग लेंगे, अमेरिका कैसे भाग लेगा। तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे कोरिया है और चौथे नंबर पे भारत रहा। आज तक भारत कभी चौथे नंबर पे आया नहीं था। ये पहली बार ऐसा रहा कि भारत 107 पदक जीत करके चौथे नंबर पे रहा। तो भारत ने 28 गोल्ड 38 ब्रॉन्ज और 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते इसमें टोटल। ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ प्लेयर्स हम याद रखेंगे। एक बहुत विशेष बात याद रख लेते हैं कि इसका थीम क्या था या इसका आदर्श वाक्य क्या था। इसका जो आदर्श वाक्य था वो था दिल से दिल। क्या था, दिल से दिल @ भविष्य। ये इसका आदर्श वाक्य बनाया गया था, हमें याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक पदक जो है एथलेटिक खेल द्वारा जीते गए और कितने जीते, 6 स्वर्ण 14 रजत 9 कांस्य। टोटल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2023 के एशियन खेल में इसे शॉर्टकट में एशियाड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशियाड भी कहा जाता है, ये याद रखना। एशियाड में 2 नए खेल जोड़े गए थे, एक स्पोर्ट्स और एक ब्रेक डांसिंग। तो एशियन गेम्स 2023 में 2 नए खेल कौन कौन से जोड़े गए थे, एक स्पोर्ट जोड़ा गया था और एक ब्रेक डांसिंग जोड़ा गया था, याद रख लेना। एक स्पोर्ट्स था जिसमें 2-3 चीज़ें शामिल हैं,
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इसमें पदक जीतने वाले प्लेयर्स के नाम याद कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से कुछ प्लेयर्स हमें अभी याद कर लेने हैं। कुछ बहुत विशेष ही प्लेयर बताऊंगा मैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से संबंधित हैं। 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन या 3 पोजीशन में ये भागीदारी करते हैं और इन्होंने भी पदक जीता। आशी चोकसे, ये भी शूटिंग से संबंधित है। पलक, ये भी शूटिंग से संबंधित है। ऐसे ही ईशा सिंह, ये भी शूटिंग से संबंधित है। 4 प्लेयर्स के तो नाम और उनके खेल के नाम हमें यही याद कर लेने हैं। चारों मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, याद रखना। मैं बाकी के प्लेयर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से संबंधित है। आशी चोकसे शूटिंग से संबंधित है। पलक शूटिंग से संबंधित है। ईशा सिंह शूटिंग से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं पूजा वस्त्राकर। देखिए, मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है वो भी इसमें भाग लेती है और इसमें पदक जीतती है। तो मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम थी उसमें एक महिला शामिल होती, पूजा वस्त्राकर, जो मध्य प्रदेश की है, याद रख लेना। और ये क्रिकेट खेल खेलती हैं। तुलिका मान, ये जूडो से संबंधित हैं। नेहा ठाकुर, ये सेलिंग से संबंधित हैं। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था इस खेल में। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले 3 प्लेयर, तीनों की तीनों महिलाएं हैं। पूजा वस्त्राकर क्रिकेट, नेहा ठाकुर सेलिंग और तुलिका मान जूडो। याद रख लेना, बहुत स्पेशल बात है ये, हमारे लिए याद रखनी है। हम मध्य प्रदेश के प्लेयर्स पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा याद रख लो। क्रिकेट के बारे में अब हम विश्व स्तर, भारत और मध्य प्रदेश के स्तर पर जो बातें वो याद कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को संभालता आईसीसी। कौन संभालता है? आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कौन करता है? 3 देश। आईसीसी कितने शब्द हैं? 3। तो 3 देश 1909 में इसकी स्थापना करते हैं, याद रखना। और वो 3 देशों के नाम हैं ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ई फॉर इंग्लैंड और एफ फॉर साउथ अफ्रीका। ये 3 देश इसकी स्थापना करते हैं। वर्तमान में इसका जो नाम आईसीसी है, ये तब उसका नाम आईसीसी नहीं था, इसका पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका नाम बदल करके 1965 में कुछ और किया। 1989 में इसका वर्तमान नाम पड़ता है। 1989 में इसका नाम पड़ जाता है आईसीसी। इसका सिद्धांत या सिद्धांत वाक्य जो है वो है अच्छाई के लिए क्रिकेट, याद रखना। इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। दुबई कहाँ है? दुबई यूएई में है, याद रखना। दुबई में इसका जो मुख्यालय है वो 2005 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2005 में। तो इससे पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? लॉर्ड्स लंदन में था। कहाँ था? लॉर्ड्स लंदन में। तो जो लोग अपडेट नहीं करते ना किताबें, उनमें अभी भी लंदन लिखा होगा आईसीसी का मुख्यालय। इसके सदस्य देशों की संख्या 104 है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और वाणिज्यिक मामलों की जो समिति है उसके अध्यक्ष जय शाह हैं, ये याद रखना है। आईसीसी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रिकेट कौन संभालता है? तो ये मोनो याद रख लो, BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, याद रखना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। हिंदी और इंग्लिश में नाम परिवर्तन है थोड़ा सा। हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय पहले आएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इंग्लिश में बोलेंगे तो बोर्ड पहले आएगा, BCCI। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 भी सही है, 1928 भी सही है। कैसे सही है? देखो, 1927 में एक संस्था बनती है मद्रास क्रिकेट एसोसिएशन। क्या नाम से बनती है? मद्रास क्रिकेट एसोसिएशन। 1928 में इसी का अधिग्रहण कर लिया जाता है और उसका नाम बदल करके इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल रखा जाता है, और फिर बाद में भारतीय क्रिकेट काउंसिल रखा जाता है, जिसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम में। तो 2 अलग अलग बातें हैं। 1928 में इसके वर्तमान स्वरूप की स्थापना हुई, जबकि उस संस्था की पहली स्थापना 1927 में हुई। अब परेशानी ये है कि अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो क्या आंसर करना है? तो 1928 आंसर करना है। अगर किसी किताब में गलत भी आंसर हो तो आप 1928 ही आंसर करेंगे। BCCI की जो स्थापना है वो 1928 में ही हुई है। इसका जो मुख्यालय है
वो कहाँ है? मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। जबकि स्थापना इसकी तमिलनाडु चेन्नई में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, हमें पता ही है। इसके सचिव कौन है? जय शाह है, याद है हमें ये बातें। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में क्रिकेट का कौन संभालता है? मध्य प्रदेश में जो क्रिकेट संभालने वाली संस्था है उसका नाम है MPCA। क्या नाम है? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। इसका पुराना नाम क्या था? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको 1956 में MPCA नाम दे दिया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर है। कौन है? अभिलाष खांडेकर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। तो हमने क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पढ़ा, भारत के स्तर पर पढ़ा और मध्य प्रदेश के स्तर पर पढ़ा। ये आपको याद रखना है। अब हम बैडमिंटन की सारे स्तरों पर बातें करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन जो है उसके लिए संस्था है BWF। क्या नाम है? BWF। एक बार एग्जाम में एक संस्था का फुल फॉर्म पूछा गया है, याद रखना, निकनेम भी याद रखने, फुल फॉर्म भी याद रखने। तो बैडमिंटन का विश्व संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या नाम है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये याद रख लेना। इसका पुराना नाम IBF हुआ करता था, जिसे 2006 में बदल दिया गया। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 3-4 में हुई थी बैडमिंटन में, क्योंकि एक बेट पे 3-4 से ज़्यादा नहीं सो सकते ना। इसका मुख्यालय जो है वो क्वालालंपुर मलेशिया में है। कहाँ है? मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष जो है पाल इरिक हैं। क्या नाम है? पाल इरिक। डेनमार्क के हैं ये पाल इरिक, याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में बैडमिंटन को कौन संभालता है? तो भारत में जो बैडमिंटन को संभालने वाला संस्था है वो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अर्थात BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी सेम टाइम 1934 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अभी वर्तमान प्रमुख जो असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा, ये याद रख लेना। इसका मोनो ये है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है उस पर। मध्य प्रदेश में भी बैडमिंटन का एसोसिएशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है आप बताएंगे? इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय शुरुआत में जबलपुर में था, जिसको कहाँ ला दिया गया? इंदौर ला दिया गया 1998 में। इसके सचिव कौन है? अनिल के चोगल हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम, टेनिस के विश्व स्तर, भारत स्तर और मध्य प्रदेश स्तर की बातें कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के लिए जो संस्था काम करती है उसका शॉर्ट नेम है ITF। क्या नाम है? ITF। ITF का फुल फॉर्म क्या होता है? ITF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। पूर्व नाम इसका क्या था? इसका पूर्व नाम था इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन, जिसे 2016 में बदल दिया गया। तो अब दो शब्द आ गए, एक आया टेनिस और एक आया लॉन टेनिस। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जब टेनिस को घास के मैदान पर खेला जाता है तो उसे लॉन टेनिस कहते हैं। जब टेनिस को किसी भी सतह पर खेला जाता है तो उसे टेनिस कहते हैं। तो ये पहले केवल लॉन टेनिस को संभालती थी, बाद में सबके लिए नाम बदलकर टेनिस फेडरेशन कर दिया गया, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? डेविड हैंगरी है। कौन है? डेविड हैंगरी, याद रख लेना। अगला है, भारत में टेनिस कौन संभालता है? तो AITA, आईटा नाम है इसका, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। नाम है अखिल भारतीय टेनिस संघ हिंदी में। इसका मुख्यालय है खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान प्रमुख अनिल जैन है। ये मैं आप सब अपडेट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, आज की तारीख में जो इनके प्रमुख है वही हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन, मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। इंदौर में कहाँ है? अभय खेल प्रशाल में है इसका मुख्यालय। वर्तमान में प्रमुख कौन है? अनिल धूपर। देखिए, भारत में अनिल जैन या अनिल धूपर, याद रखना है हमें। शतरंज, शतरंज का विश्व स्तर, भारत स्तर और मध्य प्रदेश पे आते हैं।
शतरंज का विश्व स्तर पर जो संस्था काम करता है उसे इंग्लिश में फीडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीडे, शॉर्टकट में फीडे का, ये फीडे इसका नाम है। फीडे फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इस तरीके से मत कीजिएगा कि एफ का फुल फॉर्म, आई का फुल फॉर्म, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। फीडे उसका शॉर्ट नेम है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड लुसाने में है। इसकी स्थापना जो है वो 1924 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य जो है वो VR1 फैमिली, ऐसे नाम है, एक शब्द है, बहुत स्पेशल है इसलिए मैंने याद कर लिया, VR1 फैमिली। अध्यक्ष है इसके आर्केडी डोक्रोविचिच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद भारत के प्लेयर हैं, चेस खेलते हैं, 2013 में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, ये विश्व के प्रथम खिलाड़ी रहे हैं चेस के। 12 दिसंबर 2019 को 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2000 यूएनओ द्वारा घोषित किया गया। अब ये करंट अफेयर्स की बात है इसलिए कि 12 दिसंबर को हर साल हम शतरंज दिवस मनाएंगे। ऐसी घोषणा कब हुई है? 19 में हुई है, 12 दिसंबर 2019 को एक घोषणा कि हर साल 20 जुलाई के दिन, कब? हर साल 20 जुलाई के दिन हम क्या मनाएंगे? शतरंज दिवस मनाएंगे। और पहली बार 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया गया 2020 में, अर्थात 20 जुलाई 2020 को पहली बार शतरंज दिवस मनाया गया। क्योंकि ये करंट अफेयर्स की बात है इसलिए याद रख लेना, शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 तारीख को मनाया जाता है, याद रखना, 20 जुलाई को। मध्य प्रदेश में जो स्टेट लेवल पर चेस का खेलने का काम करती है वो संस्था कौन सी है? मध्य प्रदेश स्टेट लेवल चेस एसोसिएशन। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसके जो सचिव हैं वो कपिल सक्सेना है। कौन है? कपिल सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को कौन संभालता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल जो है उसके लिए फीफा काम करती है। क्या है? फीफा। अभी हमने फीडे पढ़ा था चेस के लिए, इसके लिए काम करता है फुटबॉल के लिए फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई। देखिए, आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1903 में हुई। फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई, याद रख लेना। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान? जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसका वर्तमान महासचिव है फातिमा समोरा। ये क्यों मैंने बताया? मैंने बाकी सब में महासचिव तो नहीं लिखाया क्योंकि ये पहली महिला है या पहली बार महिला जो है वो सचिव बनी है। नाम है फातिमा समोरा, ये याद रख लेना। भारत में फुटबॉल कौन देखता है? भारत में देखता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ये संस्था है, इसकी स्थापना 1937 में होती है, 1937 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे। और कप्तान कौन है भारतीय टीम के? सुनील छेत्री। याद रखना, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं। मध्य प्रदेश में फुटबॉल कौन देखता है? मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है, हमने याद किया था। जबल में बल जिसमें होगा वही तो फुटबॉल खेलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? त्रिलोक चंद्र कोचर है, याद रख लेना ये बातें। ऐसे ही हमें पोलो का विश्व स्तर पर याद रखना है। पोलो के लिए FIP नाम का एक संस्था काम करता है विश्व स्तर पर, फेडरेशन इंटरनेशनल पोलो। ये जो पोलो है इसका ये निक वो वर्ड है या लोगो है। इसका गठन 1982 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। इंडिया में पोलो कौन संभालता है? इंडियन पोलो एसोसिएशन। क्या है? इंडियन पोलो एसोसिएशन, IPA। याद रखना, इसकी भी स्थापना सेम टाइम पे 1982 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष मनोज पांडे है, याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और। गोल्फ जो है उस खेल से संबंधित विश्व स्तर और भारत के स्तर पर संस्था याद रख लेते हैं। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन विश्व स्तर पर काम करती है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी लुसाने स्विट्जरलैंड में है
और इसके अध्यक्ष जो है वो अन्निका सोरेनाथन है, नाथम है, ये याद रख लेना है क्योंकि भारतीय हैं इसलिए याद रखना। इंडियन गोल्फ यूनियन जो है वो भारत में गोल्फ को संभालने का काम करती है। इसकी स्थापना इससे पहले हो चुकी है। देखिए, विश्व संस्था की स्थापना 1958 में हुई, भारतीय गोल्फ फेडरेशन की स्थापना 1955 में हो गई है, ये याद रख लेना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ये भी याद रख लेना है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बृजेंद्र सिंह है, ये हमें याद रखना है। ये विशेष रूप से याद रखना है कि भारतीय गोल्फ फेडरेशन में ऐसा मोर बना हुआ है, उसका प्रतीक चिन्ह मोर जैसा है। थोड़ा सा तैराकी पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ को शॉर्टकट में फीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीना। फीना का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। ऐसे मत कीजिएगा एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, ऐसे पता नहीं चलेगा। फीना उसका निक नेम है। इसकी स्थापना 1908 में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत में तैराकी भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा देखी जाती है। इसकी स्थापना 1948 में आज़ादी के समय हुई। इसका मुख्यालय जो है अहमदाबाद गुजरात में है। याद रखना है एकमात्र ऐसा एसोसिएशन है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है, जबकि शतरंज वाली जो संस्था है उसका मुख्यालय चेन्नई में। ये दो का छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके मुख्यालय लगभग नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में RN जयप्रकाश हैं, ये याद रखना है। फीना। अब हमें क्या करना है, एक बहुत स्पेशल बात, हमने विश्व के स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं पढ़ी। आपको एक टेबल अपनी कॉपी में बनानी है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफ्यूजन ना हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 पार्ट करने, उसके 3 पार्ट इस रूप में करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, भारत और मध्य प्रदेश, ऐसे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और यहाँ आपको साइड में क्रिकेट लिखना है और क्रिकेट की उस संस्था का नाम लिखेंगे। ऐसे भारत में संस्था का नाम लिखेंगे और इसकी संस्था का नाम लिखेंगे। फिर इनकी स्थापना का साल लिखेंगे साथ में, फिर इनके मुख्यालय लिखेंगे। ये है दुबई में, ये है वानखेड़े मुंबई में, और ऐसे ही MPCA इंदौर में है। तो ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे क्रिकेट का। ऐसे ही आपको एक दूसरे गेम का टेबल बनाना है, तीसरे गेम का टेबल बनाना है। इससे सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास स्लाइड बहुत छोटा था इसलिए मैं इस फॉर्म में आपको ये बात नहीं पढ़ाया हूँ। मैंने आपको रैंडम चीज़ें पढ़ाई है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी थी, अध्यक्ष भी पढ़ाने थे, उसके बारे में कोई विशेष बात हो तो वो भी पढ़ानी थी, उसका निक नेम भी पढ़ाना था, उसका फुल फॉर्म भी पढ़ाना था, इसलिए इनको बहुत शॉर्ट में पढ़ाया मैंने उस तरीके से। आप एक टेबल बना के इस तरीके से याद जरूर करेंगे। अगला जो वीडियो है वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप जो स्पोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करते जाइएगा। मैं एक ही वीडियो में लगभग 8 जो महत्वपूर्ण खेल है वो पढ़ाने वाला हूँ, और एक स्पोर्ट्स में हम जो स्पोर्ट्स का एक वीडियो में हम स्पोर्ट्स का मध्य प्रदेश और भारत का दोनों का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और कुछ खिलाड़ियों पर फोकस करने वाले हैं। ऐसे 3 वीडियो में हम पूरा स्पोर्ट्स ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।